सीरीज की वायदा कारोबार की एक्सपायरी का आज है दिन और इस दिन बेहद मजबूती के साथ कारोबार करते हुए बाजार लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग की आज है तैयारी। निफ्टी की 15,314 के ऊपर और लाइफ टाइम हाई से बेहद करीब है इस वक्त बाजार। तो क्या आखिरी 1.5 घंटे में इतिहास बनेगा, देखना ये इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, डेफिनेटली अटेम्प्ट तो आते हुए इस समय दिख रहा है, स्पेशली निफ्टी बैंक की तरफ से। सो आपसे जानेंगे कि इंडेक्स पर आप किस तरह का एक्शन दें। तक उससे पहले बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या हैं सर। बिल्कुल दीप, और बड़ी बातें देखें तो बाजार में लगातार मजबूती के साथ बेहतरीन कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा एक्शन, और आप देखिए धीमे धीमे अपनी मजबूती को बढ़ाते हुए आगे बाजार। निफ्टी 50 अंक चढ़कर 15,350 के बेहद करीब और बैंक निफ्टी 250 अंक चढ़कर 35,000 के बड़े आंकड़े के करीब पहुंचता हुआ। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर है और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड हाइस के बेहद करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सरकारी बैंकों में अच्छी खरीदारी है। आईटी, मेटल और ऑटो आज मजबूती के साथ तेजी दिखा रहे हैं। ये सारे इंडेक्स 1/4 से आधा % तक मजबूत है। 2% तक भी मजबूती सरकारी बैंकों के इंडेक्स में होती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सुधरा है नीचे से, दिन भर लाल निशान में कारोबार करने के बाद अब हरे निशान में लौटता हुआ दिख रहा है। यहां से भी थोड़ा मनोबल हमारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूरोप के बाजारों में मिला जुला कारोबार है। ये अब तक की बड़ी बातें हैं दीप आपके लिए। जी बिल्कुल सर, और आज का एक्शन भी अच्छा ही रहा है सर। थोड़ी सुस्ती दिख रही थी फर्स्ट हाफ में, पर उसके बाद बाजार ने जान पकड़ी है। थोड़ा शॉर्ट कवरिंग से भी बैंक्स और स्पेशली पीएसयू बैंक्स एक्शन में आए हैं। लग रहा है सर कि बैंक निफ्टी यहां से और तेजी दिखा सकते हैं और उसकी वजह से निफ्टी ये जो कंजेशन जोन में है, कल आप बात कर रहे थे 300 से 350 की, उससे बाहर आते हुए दिख सकता है। बिल्कुल दीपा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज की तेजी के पीछे काफी कुछ योगदान एक्सपायरी का है। मई सीरीज का आखिरी दिन है और एक्सपायरी के दिन काफी कुछ शॉर्ट्स, लॉन्ग्स पोजीशन रोल ओवर होना, एडजस्टमेंट होना, बंद होना, वो अपने आप में नॉनदलेस। लेकिन तेजी तो तेजी है। देखिए, अगर मजबूती के साथ बाजार ऊपर बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं और लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब निफ्टी है। और आज पूरी संभावना, जिस तरह के मूड माहौल को देखकर लग रहा है कि एक लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग आपको मिलेगी। 15 फरवरी को हमने 15,314 की क्लोजिंग देखी थी, उसके ऊपर की क्लोजिंग अब मिलने को तैयार है। 15,431 ये लाइफ टाइम हाई है 16 फरवरी का, उसके आसपास पहुंचने की तैयारी। तो डेटा बेहद इंटरेस्टिंग है। और इंसिडेंटली आज चूंकि एक्सपायरी का दिन है और थोड़ा सा होमवर्क मैंने जल्दी कर लिया, डेटा भी जल्दी बनकर आ गया, आशीष ने फटाफट भेज दिए, तो मैं ऑलमोस्ट रेडी कर भी चुका हूं। तो हो सकता है आपको 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी के लिए ज्यादा लंबा इंतजार न करें। 2:20, 2:25 के आसपास भी हो सकता है कि मैं आपको स्ट्रेटेजी देने की कोशिश करूं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा बनकर निकल कर आ रहे हैं और रेंज भी इंटरेस्टिंग दिख रही है। तो उसकी तैयारी हम करेंगे। लेकिन आइए, तब तक हम इंटरेस्टिंग जो एक्शन दिख रहा है बाजार का, उसी पर करते हैं फोकस। वोखाड़ के नतीजे आपकी स्क्रीन पर अभी अभी फ्लैश होते हुए दिखें तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। वोखाड़ के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आते हुए नजर आएंगे। रिजल्ट सीजन जोरों पर चल रहा है और ढेर सारे नतीजे आपके लिए आने की तैयारी में है इस वक्त। और स्टॉक देखिए, वोखाड़ नतीजे के बाद तेजी से गिरता हुआ नजर आएगा। 12% का नुकसान वोखाड़ में होता हुआ दिख रहा है। कुछ फंड रेजिंग प्लान्स भी थे जो कंपनी के सामने आए, लेकिन रिजल्ट्स के आने के बाद तेज गिरावट वोखाड़ के स्टॉक में होती दिख रही है 13% से। दीप बिल्कुल सर, डिजास्टरस नतीजे कह सकते हैं वोखाड़ के, क्योंकि बाजार का काफी ज्यादा अनुमान बढ़ा हुआ था। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कितना एक्टिव था और रोज चर्चा में भी आ रहा था। ऑपरेशनली कमजोर आए नतीजे, मुनाफे से वापस घाटे में आ गई है कंपनी। एक्सपेंसेस में हमने उछाल देखा है और आय में भी हमने गिरावट देखी है। तो ओवरऑल ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस काफी कमजोर नतीजे वोखाड़ के आते हुए दिख रहे हैं और मुनाफे से घाटे में जो कंपनी आई है उसका डायरेक्ट प्रभाव आप देख रहे हैं। 100 रुपए नीचे आपको वोखाड़ इस समय दिख रहा है और जो दिन का हाई था वहां से तो अगर आप देखें तो और भी ज्यादा आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। तो वोखाड़ नतीजों पर करता हुआ निराश। एक बार कुणाल जी से वोखाड़ पर भी चार्ट पर राय ले लेते हैं और फिर आपको आने वाले दिनों के इवेंट्स और खबरों वाले शेयर्स भी बताएंगे। कुणाल जी, तेजी से गिर रहा है स्टॉक, बड़ी तेजी के बाद नतीजों ने किया है डिसअपॉइंट, और गिरावट दिखती है या फिर ये जो 12% का रिएक्शन है यहां पर अब संभलना चाहिए? देखिए, गिरावट आ चुके हैं दीपांशु। मुझे एक सपोर्ट नजर आता है और सपोर्ट मौजूदा भाव के करीब है 682 685 रुपए के आसपास। 682 से 685 के बीच में स्टॉक को एक मजबूत सपोर्ट हासिल है
और मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर वापस से आपको कुछ बाइंग आते हुए नजर आएगी। तो अगर ये लेवल टूटते हैं तभी आपको एक सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग देखने को मिलेगी, वरना देखिए जो 2-3 दिनों की तेजी बनी थी वो आज निरस्त हो गई है और वापस से स्टॉक अपने इक्विलिब्रियम लेवल पर आ चुका है। तो मुझे लगता है अब और गिरावट नहीं आनी चाहिए। 685 अगर स्टॉक होल्ड कर जाता है तो एक इसमें पुल बैक भी बन सकता है, जिसमें आपको वापस से 725 730 के दाम देखने को मिले। ओके, तो ये है आपके लिए राय वोकहार्ट पर। जितनी गिरावट आनी चाहिए नतीजों के बाद वो आ चुकी है। आइए क्लोजिंग शो का पहला बिगुल फिर से वागले साहब के नाम तैयार है आपके लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु ने जिक्र किया बैंकिंग स्पेस का, मैं बिल्कुल साथ हूँ। पीएसयूज में एसबीआई और कैन बैंक एक 1.5% के रेंज में ऊपर है, अभी तक वो बड़ी वाली मूव आई नहीं है, लेकिन पीएनबी ऑलरेडी 5-5.5-6% के आसपास है। मुझे लगता है ये पोजिशनल एक क्लियर कट ब्रेकआउट पीएनबी ने दिया है। मैं कैश के लेवल दूंगा क्योंकि फ्यूचर्स में इसका लॉट साइज काफी बड़ा है। 4150 4160 का करंट भाव है मेरा। 40 के नीचे का मतलब ₹1.5 का स्टॉप लॉस होगा, 1.5-2 का। और ऑन द अपसाइड 47 तक के टारगेट, जो कि लगभग 15% की मूव में देख रहा हूँ 2 से 3 दिनों में, शायद ये वीकेंड के पहले। बहुत ही क्लियर पैटर्न है, कुछ ना कुछ पीएनबी में स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव डिस्काउंट हो रहा है और ऊपर से बैंकिंग में स्ट्रेंथ है। तो 47 के टारगेट के लिए 40 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पीएनबी पर वागले साहब की राय। जबरदस्त एक्शन में आ रहा है, वायदा कारोबार का टॉप गेनर है। आज इंसिडेंटली सीरीज का आखिरी दिन है और ये बैंड से बाहर भी आया है, तो उसका भी थोड़ा एक्शन है। और पीएसयू बैंक्स में तो आप जबरदस्त तेजी देख ही रहे हैं। निफ्टी बैंक भी डेज हाई के करीब आते हुए दिख रहा है, वापस 35,000 के स्तरों पर। आइए फिर आपको बताएं आने वाले दिनों के लिए कौन से इवेंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार हैं। मानसी, बताएं कौन से इवेंट्स पर नजर है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आयशर मोटर्स, सन फार्मा के नंबर्स पर अभी फोकस है। इसके अलावा बाजार बंद होने के बाद एमएससीआई के छमाही रिव्यू का एडजस्टमेंट होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, इस पर नजर रहेगी। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक चरणों में अनलॉक पर फैसला होने की संभावना है। आज 3:30 बजे के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट, इस पर फोकस है। साथ ही नवनीत एजुकेशन नतीजों के साथ बायबैक को लेकर फैसला किया जाएगा। यूको बैंक फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक करने वाली है कंपनी। और अमेरिका में Q1 जीडीपी के आंकड़े आ जाने वाले हैं, इस पर भी नजर रहेगी। कल निफ्टी स्पेस में महिंद्रा एंड महिंद्रा और वायदा बाजार में ग्लेनमार्क फार्मा, आरईसी, सिटी यूनियन बैंक के नंबर्स पर फोकस है। शुक्रवार यानी कल के ट्रिगर्स, जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक होने की यहाँ पर कल होने जा रही है 11 बजे। बड़े ऐलान होने की संभावना इस बैठक से मिल रहे हैं, तो इस पर भी नजर रहेगी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ₹9 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की कल एक्स डेट है। 31 मई इसकी रिकॉर्ड डेट होने जा रही है। टाटा कॉफी ₹1.5 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट है। कैनरा बैंक पूंजी जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करेंगे। वहीं दीपक फर्टिलाइजर नतीजों के साथ पूंजी जुटाने पर फैसला होने की संभावना है। और अंत में शनिवार यानी 29 मई के दिन डिविज लैब निफ्टी स्पेस में, बैंक ऑफ बड़ौदा वायदा बाजार में अपने नतीजे पेश करेंगे और कोटक बैंक फंड जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। ओके, तो नजर रखिए बैंक्स नतीजों के लिहाज पर आपको फोकस करना है। ढेरों बैंक्स नतीजे और साथ ही फंड रेजिंग के ट्रिगर आते हुए दिख रहा है। पर अब तक कौन से नतीजे आ चुके हैं और कुछ और खबरें क्या हैं, ये भी जान लेते हैं। वरुण तैयार हैं। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। इट्स ऑल अबाउट फार्मा टुडे, क्योंकि सारी खबरें और जो नतीजे वो फार्मा से रिलेटेड है। सबसे पहले खबरों के बारे में बताता हूँ तो सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि एसईसी ने रेमडेसिविर टैबलेट के इमरजेंसी इस्तेमाल पर सलाह ली है और कहीं ना कहीं डीसीजीआई ने रेमडेसिविर के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी है। तो इसके चलते जुबिलेंट फार्मा जो है आपके रडार पर रहना चाहिए। कैडिला हेल्थ, यहाँ पे कोरोना इन्फेक्शन की दवा के ट्रायल के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिली है। इस कंपनी ने मंजूरी मांगी है, माफ़ कीजिएगा, डीसीजीआई से मंजूरी मांगी गई है। वहीं ल्यूपिन माइलस्टोन हासिल करने के लिए इस कंपनी को करीब $5 करोड़ के आसपास मिले हैं। कैंसर की बीमारी की एक दवा है जिसका इस्तेमाल इसके इस्तेमाल के लिए एमिके इनहिबिटर कंपाउंड जो है वो यूज़ होता है, तो उसके लिए इस कंपनी को कहीं ना कहीं ये 5 करोड़ जो है वो मिले हैं। वोकहार्ट नतीजे खराब है, तो जिस स्पीड से स्टॉक पिछले कुछ दिनों में चला था आज उसी स्पीड से गिर रहा है।
कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। 68 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 107 करोड़ का घाटा इस कंपनी ने पेश किया है और कंसोलिडेटेड आय जो है 687 करोड़ से घटकर 632 करोड़ के आसपास आए हैं। वहीं स्ट्राइड फार्मा ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 204 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 46 करोड़ का मुनाफा किया है। ₹2.5 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। मार्जिन 10.5% से बढ़कर 17.3%। कैडिला हेल्थ यहाँ 679 करोड़ में मुनाफा आया है। हमारा अनुमान 485 करोड़ का था। ₹3.5 प्रति शेयर के डिविडेंड का कंपनी ने ऐलान भी किया है। आय जो है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। कंपनी की जो मार्जिन से 21.1% से बढ़कर 22.3% पे आए हैं। कल्याण ज्वेलर्स मुनाफा जो है 48 करोड़ से बढ़कर 74 करोड़ पे आया है। हालांकि कंपनी की जो मार्जिन से 8.4% से गिर के 7.5% पे आया, तो ये मिले जुले नंबर है। पेज इंडस्ट्रीज आय जो है 541 करोड़ से बढ़कर 881 करोड़, मुनाफा 31 करोड़ से बढ़ के सीधा 116 करोड़ पे आया है और कामकाजी मुनाफे में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली और एबिटा मार्जिन 10.7% से बढ़कर 19.4% के आसपास आए हैं। कोपरा नतीजे अच्छे हैं। कंपनी का मुनाफा 5.5 करोड़ से बढ़ के 15 करोड़ के आसपास आया। मार्जिन 13.2% से बढ़ के 13.9%। टीटीके हेल्थ केयर मुनाफा 40 लाख से बढ़कर, माफ कीजिएगा, और 10 करोड़ पे आ चुका है, यानी कि मल्टीपल फोल्ड इंक्रीज इस कंपनी के मुनाफे में देखने मिला है। आय भी 136 करोड़ से बढ़कर 181 करोड़ के आसपास आई है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव इस कंपनी को इजराइल की एक कंपनी से ऑर्डर मिला है। छोटा ऑर्डर है लेकिन एक ऑर्डर मिला है, ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा अडानी पावर यहाँ पे 13 लाख शेयर्स के सौदे हुए इस कंपनी में और एक अपडेट पेटीएम को लेकर आया है कि ये कंपनी अपना आईपीओ ला सकती है जल्द। उसका जो वैल्यूएशन अब आका जा रहा है वो करीब $300 करोड़ के आसपास आका जा रहा है, जितने का कंपनी आईपीओ ला सकती है। तो ये भी एक न्यूज़ आई है पूरे दिन में। ओके, तो ढेरों खबरें हैं और नतीजों की लंबी लिस्ट है। बड़ी आईपीओ का ऐलान पेटीएम की तरफ से इंतजार है बाजार को और काफी बड़ी आईपीओ हो सकती है अगर एक्चुअली इसी फिगर का आईपीओ आता है। चलिए नजर रखेंगे इन सारे फैक्टर्स पर और स्टॉक्स भी हमारी फोकस लिस्ट में आ रहे हैं। पीएनबी पर तो वागे साहब ऑलरेडी खरीदारी की राय दे चुके हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी नजर रखिए क्योंकि इस पर भी आपको मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार सुमित जी से जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर क्या करना चाहिए। सुमित जी, गुड आफ्टरनून, बताएं सर। दीपांशु देखिए, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स मेरे को मजबूत दिखते हैं, चाहे फिर वो एसबीआई हो, कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या पीएनबी हो। आपका स्पेसिफिक सवाल बैंक ऑफ बड़ौदा पे है। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ से मजबूती दिखा सकता है। 82 का अभी भाव चल रहा है। 88 से 90 के इमीडिएट टारगेट होंगे और मेरे को तो आने वाले दिनों में बैंक ऑफ बड़ौदा 3 डिजिट में दिखता है, यानी 100 के ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया अगर रखेंगे तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। नीचे में जो ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस बन रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में वो 79.50 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। ऊपर में टारगेट 90 के इमीडिएट होंगे, 88 से 90 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर सुमित जी की राय। नजर रखिए फाइनेंशियल्स पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। पीएसयू बैंक तो अच्छा कर ही रहे हैं, कुछ एनबीएफसीज आज भी आपको एक्शन में बनते हुए दिख रहे हैं। उससे पहले एक बार न्यूजन सॉफ्टवेयर इस पर डालिए नजर। काफी सारी खबरें आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से इस काउंटर को लेकर। एक पेटेंट की भी खबर थी। मिडिल ईस्ट से $59 लाख का इनको एक ऑर्डर मिला है, यानी कि 5.9 मिलियन डॉलर, $6 मिलियन आप कह सकते हैं, एक ऑर्डर इनको मिलते हुए दिखा है मिडिल ईस्ट से। न्यूजन सॉफ्टवेयर इस पर डालिए नजर, ये खबर आ रही है। तो मिड कैप्स में एज ऑलवेज एक्शन है, खबरों के दम पर भी आप यहाँ पर मूव आते हुए देख रहे हैं। ये एक काउंटर है जहां पर मूव है। सेठी साहब भी इसे कवर करते हैं और आई थिंक जैन साहब भी इसको एक बार कवर कर चुके हैं। जैन साहब, न्यूजन सॉफ्टवेयर लगातार कुछ खबरें आ रही हैं काउंटर में, अभी एक ऑर्डर विन भी आ रहा है और 4.5% ऊपर भी है, कोई राय सर? बिल्कुल देखिए, इस स्टॉक को मैंने जैन साहब के जेम्स में भी दिया हुआ है और एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में भी दिया हुआ है। बहुत बड़ा रन अप आ चुका ऑलरेडी और काफी निचले स्तरों पे ये स्टॉक रेकमेंड किया 200 के लेवल्स पे और वहां से अब ऐसी एक रन अप, ड्रीम रन अप आया हुआ है। रिजल्ट्स बेहतरीन है, ऑलमोस्ट 0 डेट कंपनी है, सब कुछ बहुत बढ़िया, रिटर्न नंबर सब बढ़िया है, सेल्स के नंबर्स तो गजब थे ही और अभी भी ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है, पेटेंट्स वाली न्यूज है। तो मार्च के क्वार्टरली रिजल्ट्स जो 41 करोड़ के सामने 53 करोड़ का पैट है मार्च 21 में, तो फैंटास्टिक है। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें, क्योंकि जिस तरीके से मिड कैप आईटीज या लार्ज कैप आईटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां कोई दिक्कत नहीं और वैल्यूएशंस अभी भी उतने महंगे नहीं हुए, भले ये डबल हो गया वो स्टॉक, बट मेरे हिसाब से होल्ड करके रखें। ओके,
तो डबल हो गया है जैन साहब की रिकमेंडेशन के लेवल से, पर होल्ड कीजिए क्योंकि लगातार यहां पर आपको खबरों का सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। अल्काइल अमाइंस, जरा इस पर भी डालिए नजर, इसके भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक पर एक बड़ा स्पाइक का आ रहा है इस समय। कुणाल जी आप चार्ट भी पुल अप करिए अल्काइल अमाइंस की, तब तक मैं आपको नतीजे जल्दी से बता देता हूं। आय में हमने अच्छी बढ़त देखी है, 235 करोड़ से बढ़कर 382 करोड़ की आय आती हुई दिखी है। यहां पर मुनाफे की भी बात करें तो 49 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ का मुनाफा आया है। कामकाजी तौर पर आप बढ़िया परफॉर्मेंस देख रहे हैं, एबिटा ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा बढ़कर आया है और मार्जिन भी 28.8% से बढ़कर 35% के आते हुए दिखे हैं। तो अल्काइल अमाइंस जबरदस्त नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक पर भी देखिए एक वर्टिकल स्पाइक आपको आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी बताएं सर, अल्काइल अमाइंस क्या है राय आपकी? देखिए दीपांशु, चार्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश पेनेंट पैटर्न कहते हैं, आज ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो मुझे ये चार्ट बहुत शानदार लग रहा है। स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। एक रेजिस्टेंस बिल्कुल 4000 से थोड़ा पहले 3950 के आसपास नजर आती है, जो कि आज का डे हाई भी है। तो ये 3950 जैसे ही स्टॉक पार करेगा इसमें और बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। मुझे 4200 तक स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरी राय में 3950 के ऊपर नई खरीदारी करनी चाहिए। जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करें और साथ में बालाजी अमाइंस को भी देखें। आपके लिए अमाइंस से जुड़े हुए सारे, ये केमिकल से जुड़े हुए सारे शेयरों में जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है, नतीजे दमदार आते हुए दिख रहे हैं और ये इन शेयरों में फिर से तैयारी तेजी की होती दिख रही है। आज सुबह आईएल केमिकल्स भी आप देखिए, जहां सिद्धार्थ जी ने भी रिकमेंड किया था, वहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही। तो ये स्टॉक्स तगड़ी परफॉर्मेंस साल दर साल अपनी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आय और मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया है। ये है इनके लिए भरपूर एक्शन है। हाँ, तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो जरूर आपको निराशा होगी। तो दोनों तरह से देखिए, क्योंकि पिछली तिमाही से इस तिमाही देखेंगे तो रिजल्ट्स आपको थोड़े ढीले नजर आएंगे और साल दर साल देखेंगे तो बेहद मजबूत नजर आएंगे। और इसकी वजह यह भी है कि अब पिछली बार साल की इस तिमाही से थोड़ा उस समय लॉकडाउन का इम्पैक्ट था, तो लोग कम कंपेयर करें, तो तिमाही दर तिमाही भी साथ साथ में देखते जाएं, ये ज्यादा ठीक होगा। लेकिन आईटी स्टॉक्स में आज फिर से एक्शन है और निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको दिखेंगे आईटी शेयर ही। आज बढ़त बाजार को ऊपर ले जाने का काम करने में विप्रो, टीसीएस 1.25% मजबूत 3200 के आसपास है। तो आज आईटी शेयरों की रफ्तार क्यों फिर से बढ़ती हुई दिखिए, क्या कुछ हो रहा है इस पूरे सेक्टर में, बताने के लिए तैयार हैं कुशल गुप्ता। कुशल बताइए। बिल्कुल अनिल सर, इनफैक्ट आज 5वां दिन है हमें जब देख रहे हैं कि आईटी स्पेस में पूरे इनफैक्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वहां पर तेजी बनती हुई दिख रही है। और ये इसलिए कहीं ना कहीं जो कमेंट्री आती हुई दिख रही है दिग्गज आईटी काउंटर्स से और साथ ही जो मिड कैप आईटी काउंटर्स है वो इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जेपी मॉर्गन की कॉन्फ्रेंस होती हुई दिखी थी और वहां पर इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए जो एक काफी बड़ी इंडिकेशंस है पूरे आईटी सेक्टर के हिसाब से। सबसे पहले आप देखिए दूसरी कोविड लहर जो उठी है उससे इनके एग्जीक्यूशन पे, उनकी डिलीवरी पर कोई भी ज्यादा इंपैक्ट होता हुआ नहीं नजर आया है। वैसे भी अगर हम देखें तो पिछले साल से और 99% ऑफ द वर्कफोर्स पूरे आईटी स्पेस में वर्क फ्रॉम होम कर रही है और वहां से लेकर अब तक आप देखिए उन्होंने कितने सारे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डील विंस भी जीते हैं और जितने भी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उनको एग्जीक्यूट भी सक्सेसफुली उन्होंने किया है। इनफैक्ट कंपनी की जो डील पाइपलाइन है वो आगे के लिए भी और मजबूत बन रही है और जो बड़े वो खासकर अगर आप अधिग्रहण की बात करें तो यहां पर अब कंपनी की स्ट्रेटेजी जो डिजिटल एरियाज है वहां पर बड़ा फोकस बन रहा है। तो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस वो आगे ले सकते हैं खासकर डिजिटल एरियाज में एक्विजिशन को लेकर। और कंपनी ने ऑलरेडी जो आय और मार्जिन की गाइडेंस है उसको उन्होंने FY22 के लिए बरकरार रखा है। दूसरी तरफ अगर आप छोटे आईटी काउंटर्स की तरफ भी नजर डालें तो माइंड ट्री आप देखिए यहां पर भी इनका एनालिस्ट डे हुआ था और वहां पर भी काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होते हुए दिखे जहां पर नई ज्योग्राफीज में कंपनी जो है अपना जो इनका पोर्टफोलियो है और जो वर्टिकल्स है उसको एक्सपैंड करना चाह रही है, जिसमें जापान, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक, जहां पर अगर आप देखें जो पेरेंट LNT है उनकी काफी बेहतर पकड़ है तो उसको इन्होंने कैपिटलाइज करने का आगे के लिए सोचा है। साथ ही यूरोपियन मार्केट जो है इनका उस पर भी अब बड़ा फोकस बढ़ाने की रणनीति कंपनी की बन रही है। तो क्लियरली ये इंडिकेशंस बन रहे हैं कि ज्योग्राफी वाइज अगर आप देखें तो पेंडेमिक के बाद एक तो डिजिटल फ्रंट पर किस तरह की ग्रोथ है और साथ ही कंपनी की जो डील पाइपलाइंस हैं दोनों कंपनियों की तरफ से वो काफी स्ट्रेंथ आगे के लिए भी दिखा रही है। ओके, तो ये है आपके लिए आईटी शेयरों पर आए और आईटी शेयरों में भरपूर
भरपूर एक्शन होता हुआ दिख रहा है और कुछ न कुछ बेहतरीन खबरें यहां से आती दिख रही है। माइंडट्री ये है वो स्टॉक जहां पर खबरों का पूरा एक्शन होता दिख रहा है। बंसल जी जरा माइंडट्री के चार्ट्स देखिए और दीजिए अपनी राय। ठीक है अनिल जी, चार्ट्स पॉजिटिव है, सुबह से स्टॉक रैली ले रहा है, तो जिनके पास है अनिल जी होल्ड की राय है, नया कुछ करने की राय नहीं है माइंडट्री के अंदर। ओके, नया कुछ न करें, फिलहाल है तो होल्ड करें, नहीं है तो क्या कर सकते हैं, होल्ड तो कर नहीं सकते हैं, करना कुछ नया है नहीं, ये साफ कह दिया है आपको बंसल जी ने। तो अभी फिलहाल आराम करें, इंतजार करें, कुछ भी ना करें, ये आपके लिए राय है। आइए और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज फिर से पूरा का पूरा एक्शन तगड़ा होता दिख रहा है। एक छोटा स्टॉक सरकारी कंपनियों में जो तेजी बनती हुई दिख रही है, एंड्रयू यूल, ये स्टॉक आपके सामने लाएंगे। 20% का ऊपरी सर्किट इस स्टॉक में आपको नजर आएगा। एंड्रयू यूल ये बीएसई पर है ये स्टॉक और यहां पर ऊपरी सर्किट लगता हुआ 20% का। एमटीएनएल यहां पर 10% की तेजी इस वक्त आपको नजर आएगी। ये आज का 2000 का स्टॉक हमारा, यहां पर 10% मजबूत ये स्टॉक बनता हुआ दिख रहा है, यहां अच्छी तेजी होती दिख रही है। ये पेपर स्टॉक्स हैं आज के सेशन में जो बढ़िया मजबूती दिखा रहे हैं। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, शेषाशाही पेपर्स, यहां पर अच्छी खरीदारी बाकी पेपर शेयरों में भी होती हुई दिख रही। तो ढेर सारा एक्शन आपको कई सारे स्टॉक्स में इस वक्त नजर आएगा जहां पर खरीदारी भरपूर होती हुई दिख रही है। और आज भी बढ़ने वाले शेयरों में कई सारे शेयर ऐसे हैं, लेकिन जैन साहब हमारे साथ है और जैन साहब का एक स्टॉक बड़ा कमाल करता दिख रहा है, वो है टाइड वाटर। 20% का फिर से ऊपरी सर्किट। जैन साहब मेरे ख्याल से इसी हफ्ते आपकी राय थी ना खरीदारी करने की टाइड वाटर में, और ये तो फिर से आज 7220 आई एम श्योर आपके सारे टारगेट आ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत पहले आगे 4400 रुपए पे रेकमेंड किया था और ये ऐसा स्टॉक था, इसको मैंने 2-3 बार रेकमेंड किया। देखिए पहली बार तो मैंने विडोल बोल के इनकी जो ब्रांड है उसके हिसाब से मैंने जैन साहब के जेम्स में भी रेकमेंड किया, फिर मैंने एसपीएल मिड कैप में भी किया था और शाम वाले शो में रिसेंटली। और आपको गजब याद है क्योंकि शाम वाले शो में शायद आप रहते भी नहीं है वैसे, मतलब पूरे उस हिसाब से एंकरिंग के हिसाब से, बट आपको याद है। और एंड्रयू यूल भी इसी से कनेक्टेड है क्योंकि एंड्रयू यूल इसमें स्टेक होल्ड करती है। तो मैंने जब ये टाइड वाटर एंड्रयू यूल की जब बात आई थी कि इसका डिसइन्वेस्टमेंट होगा, जी बिजनेस पे ये न्यूज मुहैया करवाई गई थी, तो मैंने उस टाइम पे टाइड वाटर वापस से रेकमेंड करने का रीजन भी यही था। एंड फैंटास्टिक जा रहा है और मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा है टाइड वाटर में, मतलब अब तो ठीक है बायर पैक लगा हुआ है तो आज तो मैं बेचने की राय नहीं दूंगा, बट ध्यान रखें और एंड्रयू यूल मेरे हिसाब से होल्ड करके रखना चाहिए। ये सारे जो पीएसयूज, और अब तो आप पीएसयू बुल के नाम से अब थोड़े दिनों में जाने लगी जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और पीएसयूज पे मेरी भी काफी नजर रहती है और मेरा भी फेवरेट सेगमेंट है। तो मैं यही कहूंगा कि आज इंजीनियर्स इंडिया हो या सारे स्टॉक्स, और इवन आज पेपर स्टॉक्स की बात करें तो कल शाम का जो शो था उसमें मैंने शेषाशाही पेपर इंट्राडे पिक के तौर पे रेकमेंड किया था कैच मार्केट की, तो वो भी वहां पे जबरदस्त टारगेट्स भी अचीव करते हुए दिख रहे हैं 190 के, और अभी थोड़ा सा नीचे आया सर्टेनली प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ काउंटर्स जिस पर जैन साहब अपनी राय दे रहे हैं। और टाइड वाटर 10 जून को नतीजों के साथ बोनस और स्टॉक स्प्लिट पर भी कंपनी फैसला करने वाली है, तो ये भी एक ट्रिगर है आज जो आप अपर सर्किट इस काउंटर पर आते हुए देख रहे हैं। तो कैश स्टॉक्स, ब्रॉडर मार्केट्स, वहीं पर एक्शन बना हुआ है। एक्सपायरी के लिहाज से कुछ स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, उतार चढ़ाव हुआ। अभी निफ्टी भी अपनी गेन्स गिव अप करके स्लाइटली नेगेटिव टेरिटरी में आया था, अब वापस मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है, तो वहां पर नजर रखेंगे। बट ब्रॉडर मार्केट्स के कुछ स्टॉक्स अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं, उनमें से एक है फिनोलेक्स केबल्स। इस काउंटर पर नजर रखें, आज थोड़ी मुनाफा वसूली दिखा रहा है, पर हफ्ते की शुरुआत अच्छी हुई थी और अगर आप पिछले 2 हफ्तों का ट्रेंड देखेंगे तो 25% का उछाल फिनोलेक्स केबल्स आपको दिखा चुका है। आइए जानते हैं आशीष के साथ क्या चल रहा है इस कंपनी में जो इतनी तेजी आ रही है, बाजार का क्या व्यू है। आशीष बताइए क्या चल रहा है फिनोलेक्स केबल्स में। बिल्कुल दीपांशु, आज स्टॉक में थोड़ा सुस्त कारोबार है, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो काफी तेजी देखी गई थी। थोड़ा सा कंपनी का इंट्रोडक्शन दे दूं। दरअसल फिनोलेक्स केबल्स को हम जानते हैं वायर्स एंड केबल्स बनाने वाली कंपनी के लिए, और B2C सेगमेंट में अगर आप देखें तो काफी सब्सटैंशियल जो है मार्केट शेयर ये होल्ड करते हैं। और FY23 में अगर आप देखें तो मैनेजमेंट मान भी रहा है कि ये केबल सेगमेंट में करीब 10% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो टर्न अराउंड पॉइंट है और जो तेजी जिसके कारण हो रही है वो इनका FMEG वर्टिकल, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 साल पहले कंपनी ने एंट्री की थी और जो है इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कुछ प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए थे। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो आय में केवल 4% का योगदान है, लेकिन आप देखिए मैनेजमेंट का जो प्लान्स है वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। वो मान रहे कि FY22 के अंत तक
ये जो आंकड़ा है एफएमईजी वर्टिकल से कंट्रीब्यूशन जो है वो 500 करोड़ के पार चले जाएगा, यानी करीब करीब 15% अब टोटल रेवेन्यू में आपको एफएमईजी का जो है कंट्रीब्यूशन नजर आएगा। और दरअसल इसके पीछे देखिए कारण ये है कि बाजार केबल्स एंड वायर्स कंपनीज को इतनी वैल्यूएशन नहीं देता है जितनी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स को देखें, क्योंकि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में अगर आप देख क्रॉम्पटन ग्रीव्स इलेक्ट्रिकल्स है या फिर आप वी गार्ड देख लीजिए, ओरिएंट इलेक्ट्रिक देखिए, ये सभी स्टॉक बहुत ही महंगे और प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हैं। इसका इंडस्ट्री का औसत पी अगर आप देखेंगे तो 65 के आसपास आता है और ये स्टॉक फिलहाल अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं और पॉलीकैप से इसकी पूरी तरीके से तुलना होगी, क्योंकि पॉलीकैप भी अगर आप देखें तो 80-90% जो है इनका कारोबार वायर्स एंड केबल्स ही आता है। हालांकि कंपनी ने मैनेजमेंट ने आईपीओ के बाद से लगातार फोकस किया कि वो अपने एफएमईजी यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स के वर्टिकल को धीरे धीरे स्केल अप करते जाएंगे और उसके अनुसार हमने देखा भी कि बाजार ने अच्छे वैल्यूएशंस दिए और स्टॉक में देखे लगातार तेजी देखने को मिली। लेकिन देखिए इसके हिसाब से भी अगर आप देखें पॉलीकैप से भी फिनोलेक्स केबल्स की वैल्यूएशंस अगर आप तुलना करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर चल रहा है। पॉलीकैप मिल रहा है फिलहाल 29 से 30 टाइम्स के पीई पर, फिनोलेक्स केबल्स है सिर्फ 20 टाइम्स पर। प्राइस टू बुक देखें तो पॉलीकैप का आता है करीब 5.5 टाइम्स पर और फिनोलेक्स केबल्स चल रहा है 2.2 टाइम्स पर। मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो फिनोलेक्स केबल सस्ता नजर आता है। इसी जो है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को बाजार फैक्टर इन कर रहा है और पिछले हफ्ते देखिए स्टॉक में अच्छी तेजी आई है और हो सकता है कि स्टॉक जो है आगे भी बढ़िया रिटर्न्स दे। और केबल वाले स्टॉक्स में सब में एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। फिनोलेक्स केबल चूंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ता है इसलिए स्टॉक में बन रही है तेजी। कुणाल जी चार्ट्स देखिए और दीजिए राय फिनोलेक्स केबल्स पर। अनिल जी देखिए चार्ट बहुत ही शानदार है फिनोलेक्स केबल का, स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है और एक फ्रेश ब्रेकआउट अभी 2 सत्र पहले स्टॉक में आया और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। इसमें जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चलें। मुझे लगता है अनिल जी कि 525 रुपए तक के लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म में और उसके ऊपर भी जाने की क्षमता दिखती है, तो 525 का टारगेट लेकर के चलें। स्टॉप लॉस रखें 440 से थोड़ा नीचे 435 के आसपास और 525 के टारगेट के लिए बिल्कुल इसमें होल्ड करने की और खरीदने की राय होल्ड करें। खरीदारी करने की राय है आपके लिए फिनोलेक्स केबल में। खरीदारी करने की राय 2 स्टॉक में आ रही है और वो आ रही है सेठी साहब की तरफ से जो जुड़ने को तैयार है, लेकिन उससे पहले कैश मार्केट की एक बेहतरीन पिक आपको देने की तैयारी है वागले साहब की तरफ से। तो वागले साहब का सुपरहिट वंडर। जी वागले साहब बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? जी स्टॉक आपको गेस करना है। ये स्टॉक सुन के आपको अच्छा लगेगा और मुझे राकेश जी और कुणाल जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी ये स्टॉक कौन सा है ये आप बताइए मुझे। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे तो जो भी स्टॉक आप चुने टारगेट हिट हो जाए मुझे तो अच्छा लगेगा। देखो अनिल जी बहुत अच्छा लगेगा अगर ये स्टॉक चल गया तो बहुत अच्छा लगे और परमिशन कुणाल जी राकेश जी की लगेगी। अच्छा इंटरेस्टिंग। कुणाल जी राकेश जी तो कभी किसी चीज के लिए मना कर दे। बंसल जी परमिशन है आपकी? देखिए अनिल जी पूरी परमिशन है और अनिल जी जहां तक मेरा आइडिया अनिल जी जैसे आज वो बीपीसीएल के डिविडेंड से आपकी चेस्ट का साइज नापा गया है अनिल जी, ये जो स्टॉक है ये आपकी वेल्थ में अनिल जी इजाफा कर रहा है, तो पूरा फ्री हैंड है वागले जी को, तो सभी को फ्री हैंड है। वागले जी ऐसे ही परमिशन मांग के शर्मिंदा कर रहे हैं। समझ गया ओके ठीक है। वागले साहब गो अहेड प्लीज। थैंक यू वेरी मच एडवांस में। अनिल जी मैं स्टॉक का नाम बताता हूँ TV18 जो आपका ही नहीं मेरा भी ये रह चुका है। तो आई थिंक राकेश जी कुणाल जी ने ये 36, 37, 38 के लेवल पे कवर किया है ऑलरेडी पिछले कई हफ्तों पहले या 2-3 हफ्ते पहले। मेरे रडार पर अभी ये मंथली चार्ट कंप्लीट होने को आया है और राउंडिंग बॉटम कंप्लीट हुआ है और मुझे यह लग रहा है कि ये स्टॉक एक 15 से 20 रुपए की मूव देने के लिए तैयार है और इसके लिए आपको स्टॉप लॉस सिर्फ 39 मतलब 4-4.5 रुपए का लेना होगा और ये 55, 58, 60 तक जाने के लिए तैयार है। ऑब्वियसली ये 1-2 दिनों का कॉल नहीं है, आप 3 से 4 हफ्ते में भी 6 हफ्ते में तक वेट करेंगे तो ये 55 से 60 तक जा सकता है। तो कॉल ये है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। 4 रुपए की रिस्क और लगभग 15-17 रुपए का रिवॉर्ड।
ओके, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर, अगर ऐसा हो जाए तो मेरी एनएवी तो बढ़ेगी। हालांकि मैं तब भी बेचूंगा नहीं, ये बात पक्की है। मेरे पोर्टफोलियो में काफी लंबे समय से ईसोप्स के जमाने से पड़े हुए शेयर, ईसोप्स के, और फिर उसके बाद राइट्स इश्यू आया था। तो मैंने तो खाली एक ही स्टॉक बताया है जिसपे बार बार देखे। और आप सोचो कुणाल जी का क्या होता होगा जब कुणाल जी, मुझे आज पता चला जब हम आपके स्टॉक का नाम ले लेके जो मजे लेते हैं हम आपके, कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में, तो आपके दिल पे क्या बीतती होगी, तो उसका थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो लगा है आज हमें, बिल्कुल। लेकिन चलिए, बढ़ते रहे स्टॉक तो वो ज्यादा बढ़िया है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये हमारे यही खास बात है, हमारे पैनल के बीच में यही मस्ती मजाक चलते रहती है। हाँ, इससे याद आया, कल फिर से आप तैयार हो जाइए एक और मस्ती के लिए, क्योंकि हम इंतजार सुमित जी का ही कर रहे थे कि सुमित जी और कुणाल जी कब ठीक होकर आए, तो फिर एक बार फिर से मस्ती की पाठशाला की जाए। तो कल फिर से 3:30 बजे आपके लिए मस्ती की पाठशाला है। कल शुक्रवार है और हम मस्ती की पाठशाला में इस बार ऐसा टॉपिक रखें जो अनलॉक थीम से जुड़ा है, क्योंकि लगातार पिछले 2 हफ्तों से अनलॉक थीम बड़ी एक्शन में है। अल्टीमेटली लाइफ फिर से बैक टू नॉर्मल होने की तैयारी होगी। तो ऐसा कौन जो पिछले सवा साल में आप सोच कर बैठे थे, मार्च के बाद जो पूरा लॉकडाउन हो गया कि अब अनलॉक हो जाएगा, सबसे लाइफ वापस से नॉर्मल हो जाएगी, तो ये काम मुझे करना ही करना है, ये बाकी रह गया। मुझे पता नहीं था कि लॉकडाउन हो जाएगा, तो मैंने पेंडिंग छोड़ के रखा था। तो इसका जवाब आप सबको देना है, तो ये तैयारी रखिएगा। कल हम देखेंगे आपके साथ ये पूरा का पूरा मस्ती की पाठशाला का कार्यक्रम। आइए, स्वागत है सेठी साहब का। तैयार हैं सदावार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, स्वागत है आपका। आप बताएं सर, आजकल आपका कॉम्बिनेशन बिगड़ा हुआ, मतलब बिगड़ा हुआ नहीं, सॉरी, अच्छा बना हुआ है। आजकल सारे के सारे कैश के स्टॉक्स आ रहे हैं, वो तेजी भी है। देखो, लाइफ टाइम हाई पर है मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, तो क्या आज भी इरादा वैसा ही है? बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अनिल जी, बिल्कुल आपने एकदम सही अनुमान लगाया। और आज तो आपने ऑलरेडी जो नॉर्मल बात है वो बोली थी कि 2 स्टॉक आ रहे हैं तेजी के लिए, तो 2 स्टॉक रहते हैं। बट अनिल जी, एक बात बोलना चाहूंगा, पिछले वीक मैंने एक आपसे स्पेशल परमिशन लेके एक ही दिन में 3 स्टॉक दिए थे, 2 कैश मार्केट का और 1 फ्यूचर्स का। और फ्यूचर वाला स्टॉक था कौन सा, पता होना चाहिए आपको, बीपीसीएल था, जो मैंने डिविडेंड के लिए लेने की सलाह दी थी 450 के लेवल पे। तो उसके बाद बहुत अच्छा रनअप आया और लोगों के अच्छे पैसे बने होंगे। एब्सोल्युटली, मुझे याद है बिल्कुल, बीपीसीएल आपने एकदम सही वक्त पर बताया। और ये स्पेशल 30 रुपए, ऐसी स्पेशल 30 रुपए आपकी रोज नहीं आती है सेठी साहब, कभी कभार आती है? अरे अनिल जी, रोज आएगी तो उतना फिर नहीं होगा। वो तो उस दिन लगा कि 2 पीक हो गए, फिर एक इमीडिएट रडार पे आया बीपीसीएल जो खरीदारी करनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपसे स्पेशल अनुमति लेते हुए उस स्टॉक को रिकमेंड करा था उस दिन। नहीं, बहुत ही बेहतरीन, और बधाई उसके लिए आपको। बताएं सर, शुरुआत कीजिए आज की पहली पिक के साथ। अनिल जी, जो आज की पहली पिक देने के पहले एक तो कल के दोनों पिक्स का अपडेट दे दूं। कल मैंने आईओएल केमिकल्स मैंने भी कल ही रिकमेंड कर दिया था, जो आज सुबह सिद्धार्थ सेडानी जी ने भी रिकमेंड किया। 640-45 के लेवल पर रिकमेंड करा था, 680 के टारगेट थे, वो ऑलमोस्ट आज मीटअप हो गए, 677 के आसपास का स्टॉक ने हाई लगाया है। दूसरा स्टॉक था एक्सेलिया काले, जो कल मैंने रिकमेंड करा, 940 के भाव में 1000 का टारगेट था, वो भी आज अचीव हो गया और अभी भी स्टॉक उस टारगेट के ऊपर है शायद। तो ये दोनों स्टॉक तो कल वाले कमाल करते हुए दिखे हैं। आज के अनिल जी जो 2 स्टॉक है, उसमें पहला स्टॉक है वो उस सेक्टर से है जो आजकल बिल्कुल डिमांड में है, मतलब स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आम जिंदगी के हिसाब से भी, हॉस्पिटल का सेक्टर। और यहाँ से मैंने पिक किया एस्टर डीएम हेल्थ केयर। ये एक दिग्गज हॉस्पिटल कंपनी है जो कि स्टॉक अभी 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी करीबन 26 हॉस्पिटल ओन करती है, चलाती है। एक तो साउथ इंडिया में जितने सिटीज है, कोची, त्रिवेंद्रम, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, वहाँ पे इनके हॉस्पिटल्स है। उसके बाद मिडिल ईस्ट में दुबई में कई हॉस्पिटल्स है और मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज में भी है। ऐसे करके 7 देशों में इनका प्रेजेंस है। फिर 115 इनके क्लिनिक्स है और 225 फार्मेसीज है। और जिस तरह से अनिल जी हम देख रहे हैं कोरोना के टाइम में हॉस्पिटल सेक्टर में डिमांड हॉस्पिटल बेड्स की चल रही है, मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल बहुत अच्छा करना चाहिए। इस तिमाही के नतीजे अभी तक आए नहीं है जो कि आने चाहिए, तो मैं तो नतीजों के हिसाब से भी बुलिश हूँ। बाकी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11-12% का है, डेट इक्विटी रेशियो एक मैनेजेबल 0.86 का है। और स्टॉक ने पिछले 3 साल में बहुत जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है, अराउंड 47% की दर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है पैट के लेवल पे।
और बाकी अराउंड 2-3 अच्छे फंड्स के इसमें करीब 8% हिस्सेदारी है, जैसे HDFC फंड है, ICICI प्रू लाइफ, टाटा लाइफ इंश्योरेंस फंड, तो इन सब की हिस्सेदारी भी है, तो उस हिसाब से भी कॉन्फिडेंस आता है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को ये जो करंट लेवल 150 के यहाँ पे खरीदना चाहिए। मेरा शॉर्ट टर्म में 165 का टारगेट है और 145 का छोटा स्टॉप लॉस। ओके, 145 का स्टॉप लॉस, 165 के टारगेट करें खरीदारी आप। एस्टर डीएम ये है हॉस्पिटल चेन जिसमें खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब बताएं दूसरा स्टॉक इसी लिस्ट में। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक आज का है वो भी ऐसे सेक्टर से है जो अभी पिछले 1 घंटे से बिल्कुल फोकस में है। सीमेंट का सेक्टर आप देखिए, जितने फ्रंटलाइन सीमेंट काउंटर्स है, हालांकि बाजार में गिरावट हुई है बट उन सब में एक अच्छी तेजी बनी है, चाहे वो अल्ट्राटेक है, ACC है, अंबुजा है। और मैंने यहाँ पे एक मिड कैप सीमेंट स्टॉक को पिक किया है। मिड कैप सीमेंट स्टॉक में ये स्टॉक को मैंने पहले भी नीचे लेवल्स पे रिकमेंड करा हुआ, टारगेट सब अचीव हो गए। स्टॉक का नाम है MCL इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 204 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। ये सिकंदराबाद बेस्ड सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने वाली कंपनी है। इसकी सीमेंट कैपेसिटी है करीबन 27 लाख टन की, और नागार्जुना सीमेंट के नाम से इनका एक पॉपुलर सीमेंट का ब्रांड है। फिर इनका एक जर्मनी की कंपनी के साथ टाई अप है फॉर मेकिंग सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड्स, जो कि रूफ्स और पार्टीशंस में काम आते हैं। UPVC विंडोज भी ये कंपनी बनाती है, और 2 हाइड्रो पावर प्लांट भी है जिसके लिए इन्होंने स्टेट डिस्कॉम्स के साथ टाई अप भी किया हुआ है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है। और आप अगर इसके दिसंबर तिमाही के नतीजे देखेंगे तो बेहद दमदार थे। 41 करोड़ का पैट आया वर्सेस 5 करोड़ इन द दिसंबर क्वार्टर ऑफ 2000 FY19, और उस दिसंबर क्वार्टर में OPM थे इसके 18%। तो मैं ये मान रहा हूँ जिस तरह से आपने भी चैनल पे 2-3 स्टॉक्स जो नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे सेगमेंट में आइडेंटिफाई करे थे, जैसे सागर सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, JK लक्ष्मी सीमेंट, सबके बहुत ही दमदार नतीजे आए। इस स्टॉक, इस कंपनी के भी नतीजे इस क्वार्टर के अच्छे आने चाहिए। एक तो सीमेंट का कारोबार और दूसरा रूफिंग का कारोबार, और जो रूफिंग की भी कंपनियों के नतीजे आए हैं बहुत ही अच्छे आए हैं। बाकी 8 के मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। 2.5 रुपए का डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड भी अच्छा खासा है। फिर HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड भी इसमें स्टेक ऑन करता है। और एक अच्छी बात यह भी है कि प्रोमोटर्स ने पिछले 4 क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी इस स्टॉक में बढ़ाई है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है। तो इस स्टॉक को करंट लेवल जो 203-4 के लेवल है यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 220 का टारगेट है शॉर्ट टर्म का, 198 का स्टॉप लॉस। ओके, 220 का टारगेट। जी सर, तो दो कैश मार्केट के स्टॉक्स आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पिक्स शेयर करने के लिए। बाजार में है थोड़ा उतार चढ़ाव, ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्के फिर से होते हुए दिख रहे हैं बाजार। तो आइए जानते हैं अनिल जी से कि अब एक्सपायरी से पहले डेटा क्या कह रहा है और स्ट्रैटेजी क्या बननी चाहिए। सर, हल्की सी नरमी ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको आती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सुबह थोड़े पॉजिटिव जरूर थे। नैस्डैक फ्यूचर्स में आज थोड़ा रोटेशन दिख रहा है सर, 0.5% नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स हैं। पिछले 2 दिनों में नैस्डैक या IT शेयर्स ने बाजार को थोड़ा होल्ड अप करके रखा हुआ था। वैसे भी यूएस के बाजार मंडे को बंद रहेंगे, तो ऑलरेडी वीकेंड के मूड में आ गए हैं और लोग अनुमान भी लगा रहे हैं कि आज और कल वॉल्यूम्स थोड़े यूएस के कम रह सकते हैं। जहां तक यूरोप का सवाल है, ठीक ठाक का एक्शन है। जर्मनी थोड़ा सुस्ती दिखा रहा है, फ्रांस हल्की सी तेजी में है और यूके एकदम सपाट है। और एशिया में हांगकांग निचले स्तरों से रिकवर होकर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ और चीन के बाजार पॉजिटिव थे। बताएं सर, हमें क्या करना चाहिए? दीप, देखिए आज का गेम तो पूरा का पूरा एक्सपायरी वाला ही है, तो ये ग्लोबल संकेतों का बहुत ज्यादा असर पड़ना है नहीं, और वैसे भी ग्लोबल संकेत बहुत ज्यादा ऊपर नीचे के हैं नहीं। तो कल हम जो ट्रेड करेंगे, आज के रोल ओवर्स कैसे होते हैं उसके दम पर करेंगे। अब हुआ क्या है, आखिरी आधे घंटे में 2-2:15 बजे के बाद से बढ़िया वाली गिरावट आई है। देखिए आप लगभग हाई पर ट्रेड कर रहे थे 15,350 से, वहां से 15,300 तोड़ा है। अब आपके लिए अब से लेकर 3 बजे तक एक लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है 15,300 का। मैं आपको बता भी रहा था कि डेटा बड़े इंटरेस्टिंग है, और डेटा ऐसे बता रहे हैं कि एकदम पैक होकर रखा है बाजार। 15,300 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में आज की एक्सपायरी का 80 लाख शेयरों का, जिसमें से 50 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। ठीक है, इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट वहां पर। और 15,400 पर 40 लाख शेयरों का, जहां 84 लाख शेयर जुड़े हुए, 40 लाख शेयर आज जुड़े, टोटल 84 लाख शेयर। यानी कि न 15,300 के नीचे एक्सपायरी होनी चाहिए, न 15,400 के ऊपर।
अब चूंकि हमने 15,300 को तोड़ा है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के लेवल को अगर आप तोड़ते हैं तो थोड़ी रिस्क खुल जाती है। तो अब ये जरूरी है कि 3 बजे के पहले पहले बाजार फिर से 15,300 के ऊपर आकर टिक जाए। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, और दीप अगर ऐसा नहीं होता है तो एक्सपायरी के लिहाज से आपकी थोड़ी नीचे की रिस्क खुलती हुई दिख रही है, और ऐसी सिचुएशन में आप क्लोजिंग के लिहाज से थोड़ा नीचे भी जा सकते हैं, और वो नीचे आप 15,200 15,225 तक का भी रास्ता खुल सकता है, यानी कि यहां से भी 75 पॉइंट की तेजी बन सकती है अगर आप वापस 3 बजे के पहले पहले रिकवरी करके 15,300 के ऊपर ना निकले। 15,300 के नीचे रहना ये रिस्की है मार्केट के लिए, थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है पहली चीज। अब आइए ऊपर कितना जा सकते हैं। 15,350 के ऊपर एक्सपायरी होने की उम्मीद कम है। ऐसा लग रहा था कि लाइफ टाइम हाई के ऊपर हम बंद दे देंगे, लेकिन अब थोड़ा सा मामला रिस्की होता दिख रहा है। तो अभी के जो संकेत है वो ये बता रहे हैं 15,315 के ऊपर आपकी क्लोजिंग होना मुश्किल नजर आ रही है, और नीचे के लिए थोड़ा सा रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है, पहली चीज। अब आइए बैंक निफ्टी। लेकिन निफ्टी में जो कमजोरी दिखी, बैंक निफ्टी में वैसी कमजोरी है नहीं। बैंक निफ्टी 34,500 के नीचे बंद नहीं होगा, क्योंकि 34 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 35,000 के ऊपर बंद नहीं होगा, वहां पर 30 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, बराबरी की पोजीशन है। संभावना पूरी है कि बैंक निफ्टी कहीं न कहीं आपको 34,700 34,700 के आसपास क्लोजिंग देने की कोशिश करे एक्सपायरी के लिहाज से। अभी डेटा ये बता रहे हैं 34,600 से 34,800 की रेंज में बैंक निफ्टी बचे हुए समय में वक्त बिताने की कोशिश करेगा। दिक्कत निफ्टी की तरफ से आती दिख रही है, तो निफ्टी में जरूरी है 15,300 के ऊपर टिका रहे। अगर 15,300 के ऊपर नहीं टिकते हैं तो 50-75 पॉइंट की जगह यहां से खुल सकती है। 15,210 15,225 तक जा सकता है निफ्टी, क्योंकि पोजीशन 15,300 के पुट पे जो हाईएस्ट बनी हुई है वो अनवाइंड होने का खतरा बन सकता है। तो थोड़ी देर कड़ी नजर निफ्टी पर रखना जरूरी है। जी दीप। बिल्कुल सर, कड़ी नजर बनी हुई है निफ्टी पर, और एक्सपायरी के साथ साथ एमएससीआई की रीबैलेंसिंग भी है सर, तो शायद थोड़ा इंपैक्ट उसका भी आते हुए दिख रहा है, जो बाजार की वॉलेटिलिटी में इस समय ऐड कर रहा है। तो देखते हैं आखिरी 1 घंटा जो बाकी है ट्रेड का, काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए इस समय। पर चलिए एक्शन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कुछ और काउंटर्स जो फोकस लिस्ट में हैं उन पर भी नजर डाल देते हैं। पहले नतीजों की बात कर लेते हैं, क्योंकि सन फार्मा के नतीजे आने वाले हैं। तो एक बार देवांशी से जानते हैं क्या है अनुमान सन फार्मा के लिए। देवांशी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और श्रीकांत जी के पास एक कॉल भी तैयार है, तो श्रीकांत जी के साथ जुड़ते हैं और उनकी कॉल पहले ले लेते हैं। बिगुल BTSTT। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट में ये जो गिरावट आई है वो वापस एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो बाय ऑन डिप्स का है। और मुझे लगता है कि जैसे जो 8 या 9 हफ्ते 10 हफ्ते का जो एक सेल ऑफ था उसे 6 हफ्ते में मार्केट ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। तो मार्केट में बिल्कुल स्ट्रेंथ है, और करंट लेवल से अच्छा करेक्शन आ चुका है। तो एक बार 15,250 के जो करंट एक्सपायरी के, यानी आज के एक्सपायरी के जो कॉल ऑप्शन है उसे बाय किया जा सकता है, जो तकरीबन कुछ 55 या 60 के करीब अवेलेबल होने चाहिए। और यहाँ पे हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम स्टॉप लॉस रखेंगे एट 20 रुपीज। तो 20 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस रखें, यानी कि 40 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वापस एक बार मार्केट 15,340 या 350 के करीब बंद हो सकता है। तो यहाँ पे 1:1 का एक ट्रेड मिल सकता है, यानी कि ये जो 60 वाला कॉल ऑप्शन है वो शायद वापस एक बार 100 से 120 के करीब जा सकता है। श्रीकांत जी, तो एक बार जरा अपनी स्ट्रेटेजी फिर से रिपीट करें प्लीज। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे लग रहा है कि 15,250 के जो करंट एक्सपायरी के जो कॉल ऑप्शन है उसे बाय किया जा सकता है। 60 रुपीज के करीब होने चाहिए, 55 से 60 रुपए के करीब वो थे अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था तब। और इसमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखना है एट 20 रुपीज, यानी 40 रुपए का स्टॉप लॉस होगा सर। अगर अभी जाते जाते अगर ये 20 के अगर आसपास चला जाए तो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर ले, और टारगेट्स रखेंगे हम यहाँ पे 100 रुपए और 120 रुपए के। ओके, 100 और 120 के टारगेट के लिए यहां पर निफ्टी में आप 15,250 का आज ही की एक्सपायरी का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदें। ये राय आपके लिए आती हुई श्रीकांत जी की तरफ से। आइए नितिन जी तैयार है, वक्त है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका का। बताएं नितिन जी। अनिल जी, 34,800 की कॉल ऑप्शन लेंगे। बैंक निफ्टी की आज की एक्सपायरी के 75-80 में मिलेगी आपको,
और आज की एक्सपायरी की है। इसका स्टॉप लॉस होगा 30 रुपए का और टारगेट होगा करीब 200 रुपए का, यानी यहाँ से मुझे बाउंस लग रहा है। और 34,800 की कॉल ऑप्शन है। फर्स्ट टारगेट इसका 150 रख के चलेंगे, 150 175 ऐसे टारगेट होगा। 35 का स्टॉप लॉस है, 34,800 की कॉल ऑप्शन। ओके, ये आज ही की एक्सपायरी वाली नहीं है, राइट? हीरो या जीरो हो गया एक तरह से। एक्सपायरी की है। इसका लो करीब 30 के आसपास लगा है आज, तो वहां से बाउंस हो रही है, तो ये आज की एक्सपायरी कॉल ऑप्शन है। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए 34,800 की कॉल ऑप्शन। आप 75 रुपए में लीजिए, 30 का स्टॉप लॉस, 150, 175, 200, ये 3 टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। तो फिर से निफ्टी 15,300 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। 3 बजे तक आपको 15,300 के ऊपर रहना चाहिए, बस ये ध्यान में रखिए, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऐसा लग रहा है एक बार जिस तरह से ऊपरी स्तरों से 75 पॉइंट निफ्टी गया नीचे, काफी हद तक पोजीशन अब थोड़ी सी हल्की हो चुकी है और इस हल्की पोजीशन होने के बाद बाजार फिर से ऊपर संभलने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। तो एक्सपायरी के दिन इतना तो होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत एक्शन ना हो तो फिर फायदा ही क्या। आइए इस बीच एक स्टॉक जो सेठी साहब ने अभी रिकमेंड किया, NCL इंडस्ट्रीज, 206 रुपए के आसपास, और स्टॉक में तेज दौड़ आती हुई दिख रही है, भागता नजर आ रहा है। 220 का उन्होंने टारगेट दिया है और अब NCL इंडस्ट्रीज देखिए आप 214, 215 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। NLC नहीं ना, NCL इंडस्ट्रीज। NLC तो नेवली लिग्नाइट है, NCL इंडस्ट्री जो नागार्जुना सीमेंट लिमिटेड हुआ करता था, NCL लिमिटेड, हाँ ये वाला, ये है सेठी साहब की पसंद का शेयर जो 220 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया, उस तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक है जहां पर एक्शन भरपूर है सेठी साहब की खबर के रिकमेंडेशन के बाद। तो आइए एक बार जल्दी से सुमित जी से इसकी चार्ट्स पर राय ले लें। सुमित जी जरा एक काम करिए कि इसके स्टॉप लॉस और टारगेट अगर कुछ रिवाइज करने तो बता दीजिए जरा। अनिल जी देखिए, स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। स्टॉक डे हाई पे अभी आ चुका है और मेरे को लग रहा है यहाँ से स्टॉक में और तेजी देखने को मिलेगी। 4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिला है। तो फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चले। स्टॉक यहाँ से ऊपर में 220, 225 के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से दिखा सकता है, और जैसे ही 220, 225 के लेवल ऊपर में ब्रेक होंगे तो फिर एक अच्छा अपसाइड मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चले। NCL के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए NCL इंडस्ट्रीज। सीमेंट काउंटर्स पर रखिए नजर। नतीजे ढेरों आपको आते हुए दिख रहे हैं। अभी सांघवी मूवर्स के नतीजे आए थे, अच्छे थे, पर यहां पर आप मंगलम ऑर्गेनिक्स के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी जरा आप चार्ट पुल अप कर दीजिए। कंसो आय 82 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ की आती हुई दिख रही है। यहां पर स्टॉक भी अपने नंबर्स पर अब रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। आय में हमने देखी हल्की बढ़त मंगलम ऑर्गेनिक्स की अगर आप बात करें, और मोर इंपॉर्टेंटली घाटे से मुनाफे में भी आपको आती हुई, सॉरी ये तो सांघवी मूवर से जो घाटे से मुनाफे में आई है, मंगलम ऑर्गेनिक्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दी है। कंसो मुनाफा 163 करोड़ से घटकर 45 करोड़ का आया। तो मंगलम ऑर्गेनिक्स के मुनाफे में हमने गिरावट देखी है। यहाँ पर ये नंबर्स एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, बट मंगलम ऑर्गेनिक्स पर जरा राय दें कुणाल जी, क्या व्यू बन रहा है चार्ट स्ट्रक्चर पर? देखिए चार्ट पर अगर आप देखें दीपांशु तो एक सीमित दायरे का कारोबार चल रहा है। मुझे लगता है कि इन स्तरों पर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, एक बार स्टॉक को सेटल हो जाने देते हैं। कोई खास ऐसे खरीदारी की राय नहीं है कि बढ़ चढ़कर इन स्तरों पर खरीदें, और बहुत से बेहतर विकल्प बाजार में हैं, तो मुझे लगता है अवॉइड करें और उन स्टॉक्स पर फोकस करें जो कि आज ब्रेकआउट दे रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए मंगलम ऑर्गेनिक्स। और हम मुनाफे का फिगर ठीक करते हैं। मुनाफा 12.5 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ का आया है, तो मुनाफा बढ़कर आया है। इतने सारे मुनाफे आ रहे हैं तो थोड़ा, इतने सारे नतीजे आ रहे हैं तो थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर आपको होते हुए दिख रहा है। बट आय आपने 82 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ की देखी है, और मुनाफा भी 12.5 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ का आया है। कामकाजी तौर पर देखें तो एबिटा भी डबल हो गया है, 26 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़, ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखा है। और मार्जिन भी 32% से बढ़कर 50% के मार्जिन आए हैं। जैन साहब, मंगलम आपका जेम स्टॉक भी है, 50% के मार्जिन सर। या क्या बात है, आपको ध्यान है दीपांशु जी, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। और इस स्टॉक को बहुत नीचे लेवल्स पे रेकमेंड किया एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड एंड बिलीव मी, अभी वापस से एक और शो हुआ था जिसमें हम लोगों ने राधा किशन जी दमानी, राकेश झुनझुनवाला जी का और इनका पोर्टफोलियो एनालाइज किया था। तो उस स्पेशल शो में मैं था, मैं उस शो का नाम शायद द बिग बुल पोर्टफोलियो था,
और वहां पे उस टाइम पे मैंने एकदम स्क्रीमिंग बाय बोला था ये स्टॉक, और 450-500 के लेवल्स पे था, और अभी भी मैं बोल रहा हूं बहुत सस्ता है। जिस तरीके के फंडामेंटल्स है, 8-9 के पी मल्टीपल पे 43-44 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और जो बेहतरीन रिजल्ट्स ये कंपनी दे रही है, जीरो डेट कंपनी, फिर राधा किशन जी दमानी का अगर ठप्पा लगा हुआ कोई स्टॉक पे, तो आई एम रियली एस्टोनिश्ड कि ये इतना सस्ता क्यों। और टॉप लाइंस दिसंबर का क्वार्टर हो या सितंबर का क्वार्टर हो, सब जबरदस्त चल रहे हैं। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है कि ये मल्टीबैगर यहां से भी होगा, 400-500 के लेवल से भी ऑलरेडी डबल तो हो ही चुका और थोड़ा नीचे करेक्ट किया हुआ है। बट आई एम वेरी श्योर जहां पे भी डिक्लाइंस आए, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एंटर द स्टॉक। एंड जिन प्रोडक्ट्स में है कैम्फर में, तो वो अनिल जी वाला मैं लॉजिक दे देता हूं कि भाई वो कैम्फर वाले जो अभी शायद ज्यादा लॉकडाउन के दौरान शायद ज्यादा यूज हो रहे हैं। बट एनीवेज इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी, फैंटास्टिक प्रोडक्ट एंड केमिकल्स के स्टॉक्स वैसे ही बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। सो कंटिन्यू होल्डिंग इट एंड बाय ऑन डिक्लाइंस। ओके, तो ये है आपके लिए मंगलम ऑर्गेनिक, कपूर बनाने वाली कंपनियां, और आजकल तो कपूर बड़ा डिमांड में है और इसलिए रिजल्ट्स बड़े तगड़े भी आते हुए दिख रहे हैं, और बाजार के बड़े दिग्गजों ने यहां पर खरीदारी भी की है। राधा किशन दमान जी ने उसके बाद से स्टॉक पर एक्शन भरपूर होता दिखा है। एक्शन भरपूर है। दो और स्टॉक में बता रहे हैं वागले साहब और सुमित जी। पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर, और फिर आएगा सुमित का सुपरहिट भी। बताएं वागले साहब। अनिल जी, कैश स्टॉक्स ही चल रहे हैं। ओरिएंट सीमेंट मेरे रडार पर आया है, 148-147 का करंट भाव है, यहाँ पर ले ले। 145 तक आया तो ऐड करे। मेरा 141 का स्टॉप लॉस होगा। एक 6 से 7 रुपए की रिस्क बनेगी। ऑन द अपसाइड 165 तक की अपसाइड में देख रहा हूँ। 1 से 2 हफ्ते का टाइम है। वीकली चार्ट्स में क्लियर कट ब्रेकआउट आया है, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है, और राउंडिंग बॉटम है। पैटर्न बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा क्लियर है। पैटर्न अच्छा है और फंडामेंटल और भी अच्छे हैं। चिंता ही ना करें वागले साहब, आप दिल खोल कर रिकमेंड करें और साथ में धन्यवाद भी स्वीकार करें। हमारा एसआईपी स्टॉक यहां पर कमाल करता हुआ दिख रहा है। अब किस प्राइस पर किस दिन ये रिकमेंड हुआ था, वो सारे डेटा तो आपको बताइए, दीप के पास है, लेकिन एसआईपी स्टॉक के तौर पर रिकमेंडेशन में गया है ये स्टॉक, और एसआईपी में गया है। तो ये है स्टॉक जहां पर 165 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी, और ये स्टॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है। यहां पर बढ़िया एक्शन 97 रुपए के आसपास। अरे वाह, क्या बात है, इतना जल्दी भाग गया। 97 रुपए के आसपास, 97 के आसपास ये एसआईपी स्टॉक में रिकमेंड किया गया था। ओरिएंट सीमेंट, ऐसा हमें अरमान बता रहे हैं। तो ये स्टॉक है जो कमाल करता हुआ। आइए अब बढ़ते हैं आगे, और वक्त है सुमित जी का सुपरहिट लेने का। बताएं सुमित जी। अनिल जी, जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 48 रुपए 20 पैसे। ये स्टॉक जैन साहब के और आपके रडार पे भी रेगुलर आते रहता है। स्टॉक का नाम है स्पिक, SPIC लिमिटेड। स्टॉक के अंदर यहां से मोमेंटम बढ़ना चाहिए। स्टॉक जनवरी 2018 के हाई ब्रेक कर रहा है, और पिछले 3-4 दिनों का जो कंसोलिडेशन था उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो ऐसा लग रहा है स्पिक के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा, और अगले 3 से 4 दिनों में, यानी अगले हफ्ते तक, ये स्टॉक के अंदर 52 से 58 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। स्पिक में CMP पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया बैठ रहा है। 45 रुपए 50 पैसे का स्टॉक में नीचे में स्टॉप लॉस लगाई है। ऊपर में 52 रुपए का पहला टारगेट, 58 रुपए का दूसरा टारगेट। जल्दी ये टारगेट स्पिक के अंदर देखने को मिलने चाहिए। आपका पहला टारगेट, मेरा तीसरा टारगेट, और मेरा दिल से धन्यवाद ले लें सुमित जी, क्योंकि परसों आज के 2000 में मंगलवार को मैंने रिकमेंड किया था 45 रुपए 50 पैसे में स्पिक का स्टॉक। 48 रुपए का पहला टारगेट था, शायद उसी दिन आ गया था या पता नहीं। 48, 50, 52 3 टारगेट मैंने दिए। तो अब आगे की जिम्मेदारी सुमित जी के मजबूत कंधों पर, और मेरी जिम्मेदारी समाप्त हुई। 48 रुपए का पहला टारगेट आ गया, 50 और 52 वाला मेरा तीसरा टारगेट वो आ गया। तो भी वो क्रेडिट पूरी की पूरी सुमित जी को जाएगी, क्योंकि यहां से बैटन अब सुमित जी ने संभाला है। तो स्पिक में खरीदारी करने की राय। और 19 अप्रैल को ओरिएंट सीमेंट ये था। अच्छा, दीप बता रहे हैं पहला और दूसरा दोनों ही टारगेट स्पिक का उसी दिन हिट हो गया था। तो तीसरा टारगेट बस 52 वाला वो सुमित जी हिट करवाएंगे, और बाकी
जो ओरेंट सीमेंट की बात हो रही थी अभी 111 रुपए में 19 अप्रैल को आपको रिकमेंड किया था, देखिए 150 के आसपास 40 रुपए की तेजी आपके महीने भर में बनती हुई दिख रही है, यानी कि लगभग 35-40% के रिटर्न एक महीने में ओरेंट सीमेंट में एसआईपी स्टॉक में आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। ये है आपके लिए कमाल का एक्शन, देख सकते हैं आप जो होता हुआ दिख रहा है। भरपूर एक्शन है इस वक्त यहाँ पर, और भी ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर तैयारी है एक्शन की इस वक्त, उन्हीं पर फोकस कर लेते हैं। कुछ और स्टॉक बढ़िया सुर्खियों में आते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टॉक है अंबिका कॉटन, जो एसआईपी में रिकमेंड किया गया था आपको, 4% की मजबूती यहां पर आपको दिखेगी 1150 रुपए के आसपास। जैन साहब, ये भी आपके जेम्स की लिस्ट में रहा हुआ स्टॉक है, इस पर जरा राय दें। कॉटन स्टॉक्स में फिर से बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है, बताएं सर। इनफैक्ट डबल हो चुका स्टॉक, और अभी भी देखिए वैल्यूएशंस के हिसाब से बहुत सस्ते, और कॉटन स्टॉक्स और टेक्सटाइल स्टॉक्स पे तो जबरदस्त हमारी टीम ने काम किया ही है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक तो सारे जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। और अंबिका कॉटन का मुझे याद है जब मैं जिस दिन दिया था तो उस दिन राकेश जी ने और कुणाल जी ने भी एक चीज की इंफॉर्मेशन दी थी, कैटामैरान इन्वेस्टमेंट्स, जो कि मिस्टर नारायण मूर्ति की एक इन्वेस्टमेंट आर्म है, उनका भी इन्वेस्टमेंट एक टाइम पे इसमें रहा हुआ है, बट शायद अब नहीं है। तो बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये बहुत ही फैंटास्टिक कंपनी है, बेहतरीन फंडामेंटल्स है, बिल्कुल डिविडेंड यील्ड सब कुछ बढ़िया है, एंड मेरे हिसाब से इसको होल्ड करें। और ये कॉटन स्टॉक्स मैंने इंडो काउंट भी रिसेंटली दिया है, वहां पे भी ध्यान रखें, और बहुत सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स दिए हैं, सियाराम सिल्क है, वहां पे भी ध्यान रखें, वो भी बहुत सस्ता है। जैसा कि आपने कल बहुत कन्विक्शन के साथ कहा था, मैं सुन रहा था आपको अनिल जी, की ये पता चलेगा कि कब डबल हो जाएगा पता भी नहीं, अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे चल रहा है, और बहुत बढ़िया ग्रुप की पेडिग्री है, तो वो स्टॉक भी चलेगा। सो वेरी वेरी बुलिश ऑन ऑल द स्टॉक्स। नितिन स्पिनर्स तो देखिए कमाल कर ही रहा है, सो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति बिल्कुल अपनाएं इन स्टॉक्स में, और जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखें। ओके, तो ये है आपके लिए अंबिका कॉटन टेक्सटाइल थीम, हमने आपके लिए पहले ही आइडेंटिफाई कर दी थी, और देखिए एक एक करके सारे स्टॉक्स इस थीम में आपको अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। आरसीएफ, इसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आय गिरकर आई है, 2600 करोड़ से गिरकर आय 2300 करोड़ की आपको आती हुई दिखी है। हालांकि मुनाफा 142 करोड़ से बढ़कर 153 करोड़ का आते हुए दिखा है। मार्जिन्स की बात करें तो यहां पर मार्जिन्स ने भी डिसअपॉइंट किया है, 14.7% के सामने 10.2% के मार्जिन्स आए हैं, और एबिटा ये भी काफी तेजी से गिरा है, 382 करोड़ से गिरकर 238 करोड़ का है। तो डिसअपॉइंटिंग नतीजे रहे हैं आरसीएफ की तरफ से। कुणाल जी, चार्ट पर कोई राय सर? आरसीएफ 2% नीचे इस समय। देखिए चार्ट पर भी एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है नतीजों के बाद। दीपांशु 87 के आसपास एक सपोर्ट था, वो भंग हुआ, उसके बाद अब स्टॉक 85 के भी नीचे जा रहा है। मुझे लगता है कि अब जो बड़ा सपोर्ट है वो 83 पर नजर आता है, तो एक बार स्टॉक करेक्ट करेगा, 83 के आसपास सपोर्ट है, उन स्तरों पर मुझे लगता है कंसोलिडेट करना चाहिए। तो यहाँ पर कोई खरीदारी की राय नहीं है, वेट एंड वॉच करें, रिजल्ट्स का इंपैक्ट बाजार को पचा लेने दीजिए। 83 के नीचे गया तो स्टॉक और कमजोर हो जाएगा, तो जिन्होंने मध्यम अवधि के लिए लिया हुआ 83 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। ओके, और एक एक्सेप्शनल गेन के बावजूद आप देख रहे हैं कि कमजोर परफॉर्मेंस रही है आरसीएफ की तरफ से। रेयर कंपनी जो वाई बेसिस पर आपको वीकनेस दिखा रही है, क्योंकि ऑफकोर्स पिछले साल थोड़ा लॉकडाउन का भी इंपैक्ट था, तो उस हिसाब से देखें तो और भी काफी कमजोर इनके नतीजे हैं। और देखिए अब स्टॉक और रिएक्ट करते हुए दिख रहा है, 3-3.5% नीचे आ रहा है ये काउंटर। नतीजे थिक एंड फास्ट काफी सारे आपको आते हुए दिख रहे हैं, और जैसे जैसे ये नतीजे आएंगे हम इन पर चर्चा भी करेंगे। पर सन फार्मा, एक बार इस पर ध्यान डाल लेते हैं, इसके नतीजों का इंतजार है। देवांशी हमारे साथ तैयार है। देवांशी, बताएं क्या है बाजार की एक्सपेक्टेशन? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए सन फार्मा इस बार अच्छे नंबर्स आते हुए दिखेंगे, मेनली इसलिए क्योंकि बेस पिछले साल का काफ़ी लो था। लेकिन इस बार जो पॉजिटिव स्टोरी वो ये है कि यूएस में आपको एक बड़ा टर्न अराउंड देखने मिल सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि जो इनकी स्पेशलिटी पोर्टफोलियो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हाई मार्जिन कारोबार है, और सारे एनालिस्ट वेट करते हुए दिख रहे थे कि इस कारोबार में कितनी ज़्यादा बढ़त आती हुई दिख रही है। तो माना जा रहा है कि इस बार यूएस पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, और इसी के चलते ओवरऑल नतीजे भी अच्छे आते हुए दिखेंगे। घरेलू बाजार की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है आपको, लेकिन अगर सीक्वेंशियली देखेंगे थोड़ी सी दबाव देखने मिलेगा, क्योंकि पिछले तिमाही में हमने कोविड के चलते भी देखा था बहुत सारी दवाई स्टॉक अप होती हुई दिख रही थी। तो घरेलू बाजार में सालाना आधार पर 8% तक की ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। इसके साथ ही स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो हैं उसकी बिक्री काफ़ी अच्छी होती हुई दिखी है, इसके चलते मार्जिन और कामकाजी मुनाफा भी अच्छा आता हुआ दिखेगा। साथ ही इनके कामकाजी खर्च थोड़े से कम होते हुए दिखें, इसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा। हालांकि टैरिफ
के नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन यूएस से काफ़ी सहारा मिलेगा और इसी के चलते जो ओवरऑल आय है वो करीब 6% तक बढ़ती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफा 40% से ज़्यादा बढ़ सकता है और मार्जिन की अगर बात करें तो करीब 25% आ सकते हैं, 18% से बढ़कर मुनाफा 3 गुना होता हुआ दिखेगा। हालांकि 250 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम था, लेकिन एडजस्टेड मुनाफा भी अगर आप देखें तो अच्छा जंप आपको देखने मिलेगा। हलोल प्लांट पर क्या अपडेट्स हैं इस पर नजर आएगी और इनके जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं इसमें आगे जाके कितनी बिक्री की योजना है इस पर नजर रखना। ओके, तो सन फार्मा नजर रखते हैं किस तरह के नतीजे कंपनी की तरफ से आपको आते हुए दिखेंगे। श्रीकांत जी जरा एक बार राय देते हैं चार्ट पर 700 के करीब सन फार्मा कैसा लगता है आपको? देखिए वैसे ये पिछले 3 या 4 दिनों से अगर आप देखें तो इसमें कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है दीपांशु, और सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि इसके जो वीकली और मंथली जो प्राइस पैटर्न है वहाँ पे इसने अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन का फॉर्मेशन बना के रखा है, यानी कि एक साइडवेज ट्रेडिंग के बाद मुझे लगता है कि वापस ये अच्छे ब्रेकआउट में जा सकता है। अगर वीकली बेसिस पे बात करें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 760 के करीब आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में थोड़ा वोलेटाइल होने की वजह से शायद इसकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी 680 और 715 की, 715 की। तो 680 और 715 की रेंज है। अगर आज जाते जाते अगर अपने को ये स्टॉक 690 के करीब मिलता है दीपांशु तो बाय करके चले। अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो करंट लेवल से बाय कर ले, 680 का स्टॉप लॉस रखें, और जैसे अभी देवांशी ने बताया मुझे लगता है कि ये स्टॉक रिजल्ट के बाद परफॉर्म कर सकता है। 720 और 760 ये 2 टारगेट्स के लिए बाय करें। ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा पर राय। नजर रखिए इस काउंटर पर थेमिस मेडिकेयर, इसके भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। सेठी साहब का फेवरेट स्टॉक है, कई बार रेकमेंड कर चुके हैं और अच्छी तेजी में रहा है, पर नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं कंपनी की तरफ से। कामकाजी तौर पर स्पेशली अगर आप देखें तो 13.5 करोड़ से कामकाजी मुनाफा गिरकर 12.25 करोड़ का आया है, और मार्जिन पर देखिए 29 करोड़ से गिरकर मार्जिन 20% से कम के आते हुए दिखे हैं। तो डिसअपॉइंट किया है यहाँ पर जहाँ तक कंपनी के कामकाजी तौर पर नतीजों का सवाल है। आय अगर आप देखें तो 46 करोड़ से बढ़कर जरूर 62 करोड़ की आय है, बट यहाँ पर आप डिसअपॉइंटिंग नंबर्स देख रहे हैं थेमिस मेडिकेयर की तरफ से। कुणाल जी कोई राय? इससे पहले अच्छी तेजी में रहा था काउंटर, तो एज एक्सपेक्टेड कमजोर नतीजों पर नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है। 550 के नीचे थेमिस मेडिकेयर, क्या व्यू है सर? देखिए दीपांशु, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ था, बाजार उम्मीद कर रहा था कि कोई बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। अब हल्का सा भी डिसअपॉइंटमेंट होता है तो फिर आपको एक रिएक्शन देखने को मिलता है, और वही होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि अभी ये जो करेक्शन है ये स्टॉक को और नीचे ला सकता है। बड़ा सपोर्ट जो है वो 520 रुपए के आसपास दिखता है। वैसे भी स्टॉक बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं रहता है, तो 520 तक स्टॉक फिसल सकता है, पूरी संभावना चार्ट पर दिख रही है। 520 के नीचे गया तब कुछ चिंता है, अदरवाइज मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और हो सकता है कि आज आपको बंदी 520 के ऊपर ही आती हुई दिखाई दे। बिल्कुल, तो थेमिस पर रखे नजर। थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। ये जैन साहब ने भी पिछले साल इसके बारे में बात करी थी और वहां से तो स्टॉक डबल से ज्यादा गेंस दिखा चुका है, बट थोड़ा अब नतीजों पर नेगेटिव रिएक्शन आ रहा है। इन्फीबीम के भी नतीजे आते हुए दिखे हैं। कुणाल जी आपके लिए बिजी टाइम हो रहा है, नजर रखिए इस काउंटर पर भी। 133 करोड़ से बढ़कर 201 करोड़ की आय आती हुई दिखी है और लगभग 27 करोड़ से बढ़कर 31.5 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है। तो अच्छे नतीजे हैं इन्फीबीम की तरफ से भी, इस पर भी रखिए नजर। तो नतीजे थिक एंड फास्ट आते हुए दिख रहे हैं और जैसे जैसे आ रहे हैं हमारी टीम आपके लिए वो नतीजे सामने भी लेकर आएगी। आइए कुछ और खबरों वाले सेक्टर्स पर फोकस कर लेते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर्स, यहां पर थोड़ी रिकवरी के आसार आते हुए दिख रहे हैं। एक बार मानसी के पास चलते हैं और जानते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में क्या चल रहा है। मानसी बताएं। दीपांशु, के शेप रिकवरी यानी कि विपरीत ट्रेंड देखने को मिल रहा है रियल एस्टेट सेक्टर में, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट और कमर्शियल रियल एस्टेट के बीच। आप देखिए 2 सबसे अहम सेगमेंट है ये और उसमें विपरीत ट्रेंड देखने को मिल रहा है। रेजिडेंशियल मजबूत है, कमर्शियल रियल एस्टेट में दबाव देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली टियर 1 टियर 2 शहरों में बिक्री में लगातार बढ़त रेजिडेंशियल स्पेस में हम देख रहे हैं। इसके पीछे वजह भी है काफी सारी। स्टैंप ड्यूटी, ब्याज दरों में कटौती, डिस्काउंट से खरीदारों को काफी हद तक सहारा मिला है। मार्च तिमाही में
काफी सारे नए लॉन्चेस देखने को मिले। 18% की बढ़त देश के 7 बड़े शहरों में मार्च तिमाही में न्यू लॉन्चेस में देखने को मिली है। करीब 70% जो नए लॉन्चेस है मुंबई में, पुणे में और दिल्ली एनसीआर से आते हुए देखने को मिले हैं। सस्ते घरों में नए लॉन्चेस देखने को मिल रहे हैं। अफोर्डेबल और मिड इनकम ग्रुप्स में अफोर्डेबल यानी कि 40 लाख तक के घर 30% नए लॉन्चेस मार्च तिमाही में देखने को मिले हैं। वहीं मिड इनकम ग्रुप में जो कि 40 से 80 लाख की कैटेगरी में आते हैं 43% तक के नए लॉन्चेस देखने को मिले हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट की स्थिति, लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम के चलते ऑफिस स्पेस की मांग जो है बिल्कुल घटती हुई दिखी है। पुणे के अलावा देश के 7 बड़े शहरों में मांग जो है उसमें भारी गिरावट है। एक ट्रेंड आपके सामने आएगा जिसमें रेसिडेंशियल वर्सेस ऑफिस स्पेस को हमने कंपेयर किया है और आप देखेंगे बिल्कुल विपरीत देखने को मिल रहा है। जहां बेंगलुरु में 18% की बढ़त रेजिडेंशियल स्पेस में दिखी है, 36% की गिरावट कमर्शियल स्पेस में दिखी है। ठीक वैसे ही चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में भी ट्रेंड बिल्कुल वैसे देखने को मिल रहा है। पुणे देखिए 75% की बढ़त रेजिडेंशियल में और यहां पर एकमात्र पुणे एक सिटी है जहां पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल में तेजी देखने को मिली है। लेकिन इसके अलावा विपरीत ट्रेंड जहां रेजिडेंशियल में बढ़त और कमर्शियल में गिरावट का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली के शेप रिकवरी इसे कह सकते हैं। तो यह है आपके लिए रेजिडेंशियल और ऑफिस स्पेस में ग्रोथ का रियल एस्टेट सेक्टर का पूरा हालचाल आपके सामने है। बाजार के फिर से 15,300 के आसपास आने के बाद एक बेहतरीन रिकवरी होती हुई दिखी है। 2 अपडेट आपके सामने मैं दे दूं। एक तो नितिन जी ने दिया अपडेट 34,800 का जो उन्होंने बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी 75 रुपए में, वो 150, 160 तक पहुंचा है और आपको मुनाफा देकर गया है 35,000। इनफैक्ट अब तो 200 भी हो गया होगा क्योंकि 35,000 के पार निकल गया बैंक निफ्टी, तो इसमें कोई डाउट है। तो टारगेट हिट नितिन जी का एकदम टारगेट हिट और नितिन जी की राय भी आ गई। अब प्रॉफिट आप बुक कर लें। दूसरा है खुद हमारे साथ हैं श्रीकांत जी ने भी 15,250 का इन द मनी कॉल ऑप्शन दिया था 60 रुपए में। श्रीकांत जी अपडेट दें और इस पर भी आप अपनी राय दें। बिल्कुल, तो अनिल जी यही लग रहा था कि मार्केट में जो बेस है, जैसे आपने अभी बात की थी कि 15,300 ये क्रूशल लेवल है और वहां पे अगर मार्केट अगर संभल गया तो वापस बढ़ सकता है। बस उसी लॉजिक से मैंने दिया था ये कॉल ऑप्शन और काफी ओवरसोल्ड भी हो चुका था। इंट्राडे में 350 के करीब ट्रेड कर रहा था तो लगभग गिरते गिरते इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब आ भी चुका था ये, और करंट लेवल से बिल्कुल इसे मुझे लगता है कि एक बार बुक करके चल सकते हैं। या तो सबसे बढ़िया बात यह है कि जो अपना कॉस्ट है उसी को एज ए स्टॉप लॉस पकड़ के चले। तो 55 रुपए के करीब लिया होगा तो 55 का स्टॉप लॉस रखे या तो 60 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे और मुझे लगता है कि इसे और कैरी कर सकते हैं टिल दी एंड ऑफ द मार्केट। और करंट लेवल से या तो आप बुक कर लीजिए अगर आप 20-25 पॉइंट में अगर खुश है तो। बट साथ ही साथ अनिल जी मैं और एक कॉल ऑप्शन देना चाहूंगा बैंक निफ्टी का। दीजिए, बिल्कुल दीजिए, हम भी तैयार हैं और साथ में कुणाल जी और राकेश जी भी तैयार है अगले महीने का काम अभी करने के लिए। पिक ऑफ द सीरीज आ रही है कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से, लेकिन उससे पहले बिगुल श्रीकांत जी के लिए छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का। तो अनिल जी नितिन जी ने बैंक निफ्टी पर देंगे, दूसरा हमने अंदाज लगा लिया कि आप देंगे तो तेजी गई। बताएं श्रीकांत जी क्या करना है। बिल्कुल तेजी का ही देना है क्योंकि तेजी बनी है और मार्केट का बेस वैसे काफी इंप्रूव होते जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो बैंक स्टॉक्स में अच्छी तेजी बननी चालू हुई है और नितिन जी ने जो कॉल दिया था वो काफी काबिल तारीफ था क्योंकि सही मौके पे दिया था और काफी अच्छे उसमें रिटर्न्स बने हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर बैंक निफ्टी के अगर कॉल ऑप्शंस लेने हैं तो यहाँ से अगले सीरीज के जो कॉल ऑप्शंस है वो तकरीबन 35,300 के मैं देखूंगा। 35,300 के करीब जो कॉल ऑप्शन चल रहा है वो है 440 रुपए का और 35,500 जो चल रहा है वो चल रहा है तकरीबन 350 रुपए का। तो एक काम करेंगे 35,500 का हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे जो 350 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 250 रुपए का, यानी कि 100 रुपए की हमारी रिस्क रहेगी अनिल जी इसमें। तो 250 के करीब स्टॉप लॉस रखे, 350 के करीब बाय करें और यहाँ पे टारगेट्स रखे आप कम से कम 550 और 600 का। मुझे लगता है कि शायद आने वाले एक्सपायरी में बैंक निफ्टी एक बार 36,000 के लेवल्स को छू सकता है। तो यह है आपके लिए बैंक निफ्टी पर 36,000 तक की तैयारी श्रीकांत जी की तरफ से। खरीदें ऑप्शन 35,000 वाला 350 रुपए में 250 रुपए का स्टॉप लॉस, 550 से 550 से 600 तक के टारगेट के लिए श्रीकांत जी की तरफ से। ये 3 जून का वीकली ऑप्शन, माफ कीजिएगा 35,500 वाला खरीदना है, नहीं कि 35,500 ही खरीदना है ना श्रीकांत जी, 35,000 नहीं 35,500 करेक्ट। हाँ नहीं जी 35,500।
ओ बाबा, 35,500 वाले के भी 350 रुपए प्रीमियम, इतनी ज्यादा? चलो कोई बात नहीं, है तो है, जितनी ज्यादा प्रीमियम होगी तो ज्यादा में बिकेगा, सिंपल सी बात है। तो आइए, ये आपके लिए श्रीकांत जी की तरफ से राय बैंक निफ्टी का ऑप्शन खरीदने की है। कुणाल जी और राकेश जी ने तय किया है पिक ऑफ द सीरीज देने का, मन बना लिया है, बिल्कुल भी तैयार। बताएं सर। देखिए अनिल जी, बैंक निफ्टी की बात हो रही है तो बैंक निफ्टी जा रहा है अनिल जी 38,400 की तरफ, बड़े बड़े रिवर्सल हैं और जो हमारा स्टॉक है अनिल जी इसके बाद तो मुझे लगता है जैसे वापस एक मिनट बंसल जी, कितना? मैंने ढंग से सुना नहीं। 38,000 कितना? 400 अनिल जी, 38,400। 38,400 लाइफ टाइम हाई कितना है बताओ? अनिल जी ये सब नहीं अनिल जी, मैंने देखिए कैलकुलेशन करी हुई है। इंडिया विक्स अगर आप देखें तो 18-20 37,708 अनिल जी 37,708 लाइफ टाइम हाई है और 37,306 लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है। उसके ऊपर का टारगेट आप दे रहे हो बंसल जी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं सारा का सारा, पहले बता देता हूं। अनिल जी देखिए पूरा रिकॉर्ड कीजिए। देखिए अनिल जी, इंडिया विक्स एक साल बाद 18-20 के लेवल पे आया है, डॉलर इंडेक्स 90 के नीचे है, एफआईज का जो रिवर्स आर्बिट्राज था 15,000 करोड़ का वो ओवर हो चुका है, और ओनली सेक्टर विच कैन गिव यू अल्फा, जो हमारे मित्र विशेष भी अल्फा करते हैं, ओनली सेक्टर विच कैन गिव यू अल्फा इज द बैंकिंग स्पेस। तो दिस इज द टाइम टू विन बैंकिंग स्पेस। बैंक निफ्टी का टारगेट है 38,400, और अगर बैंकिंग में स्टॉक स्पेसिफिकली कुछ खरीदना है तो खरीदना है एसबीआई, जो कि फरवरी के जो हाईएस्ट क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दे रहा है। और अनिल जी अगर आप फरवरी में जो आपने एसबीआई के टारगेट्स दिए थे, अगर वो टारगेट्स आ गए तो मुझे नहीं मालूम अनिल जी आपको कपड़े भी फिट नहीं होंगे। मेरे मित्र कुणाल जी आपके चेस्ट का साइज इतना बड़ा करेंगे। तो एसबीआई री रेटिंग पर है, इसको मिस नहीं करना है, पिक ऑफ द सीरीज है एसबीआई। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इस कॉन्फिडेंस की वजह यह है कि मैंने और राकेश जी ने देखा है एक्सपायरी का चार्ट। अनिल जी लोग डेली चार्ट देखते हैं, वीकली देखते हैं, मंथली देखते हैं, लेकिन मैंने और राकेश जी ने एक्सपायरी का चार्ट देखा है जिसमें एक कैंडल एक एक्सपायरी के मूवमेंट को दिखाती है। तो 18% की तेजी इस एक्सपायरी में बनी है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है 410 के ऊपर पहली बार एक्सपायरी हो रही है स्टेट बैंक में। तो ये जो बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, अगर स्टेट बैंक नई कीर्तिमान बनाने के लिए तैयार हो रहा है अनिल जी, तो उसका सीधा असर बैंक निफ्टी पर भी पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी पर भी मैं और राकेश जी बुलिश हैं। स्टेट बैंक मिस नहीं करना है, बाय करके चलें। 405 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें। ये पूरी सीरीज का टारगेट दे रहे हैं। पहला टारगेट 465 रुपए का, 465 का पहला टारगेट, और 490 रुपए का दूसरा टारगेट, जिसके लिए बाय करना है स्टेट बैंक। ओके, 465 490 दो बड़े टारगेट के लिए करें खरीदारी आप एसबीआई में। ये है राय कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। मैंने ठोक बजाकर पूछ भी लिया, बिल्कुल बराबर की है ना, सब कुछ बराबर है? तो बोला हाँ बिल्कुल बराबर है। आइए, जय तैयार है कैश का ऑप्शन। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी मेरा भी रिकमेंडेशन बैंक निफ्टी पर ही है, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक क्लोजिंग यहाँ पे हमें देखने मिल रही है। तो इसका 35,300 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 3 जून की एक्सपायरी का खरीद कर चलना है। 450-55 के रेंज में मिल रहा है, तो यहाँ पे खरीद कर जाना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 253 का, एंड फर्स्ट टारगेट अनिल जी जो ऊपर बनेगा वो है 670, सेकेंड टारगेट बनेगा 810, 670, 810 ये टारगेट्स के लिए खरीदना है। 35,300 के स्ट्राइक का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 35,000 के ऊपर जो हिसाब से अनिल जी निकल रहा है, डेफिनेटली यही एक्सपेक्ट कर रहे थे इनफैक्ट कल भी, इसलिए क्लोजिंग में 34,900 का कॉल दिया था। और आज इनफैक्ट बैंक निफ्टी में बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसीलिए सोचा मैंने कि निफ्टी में भी वो मूव आएगा। हालांकि निफ्टी में उतना खास मूव आया नहीं बड़ा एक्सपायरी का, बट बैंक निफ्टी में डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिवर्सल आ चुका है। आई मीन पूरे अगर हम अप्रैल ये मई सीरीज देखें तो मई सीरीज में बैंक निफ्टी में इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं आया था जितना निफ्टी में आया, बट लेटली जो हिसाब से एक रिकवरी आई
रिकवरी के बाद अब फिर से 35 के लेवल निकल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में लगभग स्पॉट में हमें 35,700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और अनिल जी, मैं राकेश जी और कुणाल जी से सहमत हूँ। मेरे टारगेट्स थोड़े उनसे अग्रेसिव है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूँ तो जो हिसाब से चैनलाइज मूव हो रहा है बैंक निफ्टी में, टेक्निकली अगर हम देखें अनिल जी, आई वोंट बी सरप्राइज कि 40,000 पार तक के भी लेवल्स देखने मिले, तो 40,000 प्लस के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने मिलेंगे। एंड आई एग्री टू हिम कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अगर हम सेक्टर वाइज देखें सो बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये है आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैंकिंग सेक्टर में सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया है इस वक्त आपके लिए। 3% की दमदार तेजी एसबीआई में, एसबीआई के नेतृत्व में सारे बैंकिंग शेयर भागते हुए, और जो उम्मीद कम थी कि बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर क्लोज देगा, वो क्लोज देने की तैयारी में आता दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी पे 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत बढ़िया है, और निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर बंद होने को तैयार होता हुआ दिख रहा है, इसकी तैयारी है। आइए बिगुल सुमित के सुपरहिट का बताएं सुमित जी। अनिल जी, कोइंसिडेंटली मेरा स्टॉक भी एसबीआई है और एकदम सेम टाइम पे ब्रेकआउट देखने को मिला है एसबीआई में, और अब ये स्टॉक यहां से बड़ा मूव दिखाने को तैयार है। तो राकेश जी, कुणाल जी के साथ मेरा भी थम्स अप एसबीआई के लिए। स्टॉक यहां से बढ़िया और बड़ा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। स्टॉक के अंदर आज जो कैंडल फॉर्म हो रही है उसको देखते हुए लगता है इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से 435 440 के लेवल देखने को मिलेंगे, और ओवरऑल 450 प्लस के लेवल एसबीआई में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करें, चूके मत एसबीआई में। स्टॉक यहां से बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा अपसाइड मूव आने वाले दिनों में दिखा सकता है। नीचे में 412 413 का इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है, तो वो स्टॉप लॉस लगाना है 440 450 के टारगेट्स के लिए। 450 के टारगेट एसबीआई पर आते दिख रहे हैं सुमित जी की तरफ से भी, और सबको पसंद है एसबीआई। पिक ऑफ द सीरीज कुणाल जी, राकेश जी ने दिया ही है। सरकारी बैंकों में भरपूर खरीदारी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। ये है आपके लिए राय। बहुत ही बढ़िया एक्शन इन तमाम शेयरों में आपको होता हुआ नजर आएगा। तो बैंकिंग शेयरों में स्पेशली सरकारी बैंक, तो वागले साहब ने जो पीएनबी से शुरुआत की आज के शो की कि पीएसयू बैंक्स में करें खरीदारी, वो खरीदारी आगे बढ़ती हुई आपको नजर आएगी इस वक्त। ये भरपूर एक्शन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा। सारे ऑप्शंस के टारगेट्स भी आते हुए दिख रहे हैं। आइए नतीजों पर करते हैं फोकस। ग्लेनमार्क ये अपने पेश करेगा नतीजे कैसे आने वाले, जरा इस पर डाल लें नजर। देवांशी तैयार है हमारे साथ अनुमान को लेकर। देवांशी बताइए। बिल्कुल, ग्लेनमार्क इस बार अच्छे नतीजों का अनुमान किया जा रहा है। अब देखिए, दोनों तरफ से घरेलू बाजार है, वहां पे भी डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 12 to 14% तक की ग्रोथ आपको भारतीय बाजार से आती हुई दिखेगी। और इसके साथ ही अगर आप लैटिन अमेरिका देखें तो वहां पे बिक्री काफी कम होती हुई दिखी है। इसके चलते हम देखेंगे कि ओवरऑल जो नतीजे हैं वो ड्रैग होते हुए दिख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूएस के जो नंबर्स हैं वो अच्छे आ सकते हैं। करीब $110 मिलियन तक के आय आने का अनुमान वहां से भी लगाया जा रहा है। नए लॉन्चेस थे, इसका जो फायदा है, सहारा है, वो यूएस से मिलता हुआ दिख सकता है। तो दोनों ज्योग्राफीज अच्छी परफॉर्म करेंगी, इंडिया और यूएस, लेकिन लैटिन अमेरिका से अच्छे नंबर्स आते हुए नहीं दिखेंगे। इसके साथ ही आप देखिए, यूएस में प्राइस इरोशन हुआ था, तो इसका असर कहीं ना कहीं मार्जिन्स पर आता हुआ दिखेगा। इन ऑल नंबर्स की बात करें तो इस बार आप देखिए ओवरऑल जो आय है वो करीब 1.5% से लेकर 2% बढ़ सकती है। साथ ही कामकाजी मुनाफा 15% बढ़ सकता है। मार्जिन 17% से बढ़कर 19% रह सकते हैं, और जो मुनाफा है वो करीब 4.5% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले साल गायनेकोलॉजी कारोबार को बेचा था, और इसी के चलते 18 करोड़ का एक एक्सेप्शनल गेन कंपनी को हुआ था, जिससे मुनाफा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता हुआ दिख सकता है इस बार। इन ऑल अच्छे नंबर्स रहेंगे, लेकिन अहम होगा देखना एपीआई की जो लिस्टिंग है उस पर क्या अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। कर्ज कम करने की जो योजना है वो किस तरह से बनती हुई दिख रही है, और कितना कर्ज कंपनी कम करती हुई दिख रही है। तो ये दोनों अहम मुद्दे जिस पर कमेंट्री पर नजर आएगी। बिल्कुल, तो ग्लेनमार्क पर रखनी है नजर, और काफी सारे आने वाले समय के लिए कुछ कमेंट्री का इंतजार रहेगा मैनेजमेंट की तरफ से। वहां पर भी हम देखेंगे किस तरह का एक्शन रहेगा। ग्लेनमार्क पर बंसल जी मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले एक बार जरा कुणाल जी बोरोसिल लिमिटेड पर अपनी राय दें। घाटे से मुनाफे में आती हुई दिख रही है कंपनी। 10 करोड़ के घाटे के सामने 19 करोड़ का मुनाफा आया है। 142 करोड़ से आय बढ़कर 184 करोड़ की आती हुई दिख रही है। 250 रुपए के लेवल पर कुणाल जी बोरोसिल लिमिटेड।
देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु, और आज एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। इस स्टॉक के लिए 2000 जो पिछले साल का जो स्विंग हाई है वो लगभग 230 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस का स्तर था, जिसको आज के ट्रेड में स्टॉक ने पार किया और उसके ऊपर बंदी आते हुए दिख रही है। तो मेरी राय में देखिए बिल्कुल खरीद करके चलना चाहिए, जिनके पास है होल्ड करें, एक 240 का स्टॉप लॉस रख ले। मुझे लगता है ये स्टॉक 270-75 के लेवल्स आपको जल्द दिखाएगा। मेरी खरीदारी की और होल्ड करने की राय। ओके, खरीदारी की और होल्ड करने की राय है। 2.5 करोड़ के एबिटा लॉस के सामने आपने देखा है 32 से 32.5 करोड़ का एबिटा कामकाजी मुनाफा भी आया है। श्रीकांत जी एक कॉल देना चाह रहे हैं, चलते हैं उनके पास बिगुल BTSTT का। बताएं सर। दीपांशु देखिए, वैसे 2 स्टॉक निकल के आ रहे हैं, लेकिन अगर आप बात करें तो मैकडॉवेल की या यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पे अगर देखें तो काफी अच्छे एक ब्रेकआउट में आया हुआ है और लगातार बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, और जब कभी भी कोई इनफैक्ट स्टॉक अगर अपने प्रीवियस बड़े वॉल्यूम के प्राइस बार को अगर क्रॉस करता है तो हमें और तेजी देखने मिलती है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 620 के लेवल्स को छू सकता है। करंट लेवल से बाय करें 603-604 के करीब ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 595 का और टारगेट्स रखे 620 के। ओके, तो ये है आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स। लंबे समय बाद 600 के लेवल को क्रॉस करते हुए दिख रहा है काउंटर, और अब मोमेंटम में भी आपको आते हुए दिखेगा। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पर राय आ रही है खरीदारी की श्रीकांत जी की तरफ से। कुछ नतीजे जो कल आएंगे अब वहां पर भी फोकस करना शुरू करते हैं। M&M, सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लें। कुशल हमारे साथ तैयार हैं। कुशल बताइए M&M क्या है अनुमान? M&M की तरफ से भी बढ़िया नंबर्स आने का अनुमान लगा रहे हैं दीपांशु, क्योंकि कुल वॉल्यूम जो है करीब 33% बढ़कर 2.02 लाख यूनिट्स होती हुई दिखी है, जिसका इम्पैक्ट इनकी आय पर आ सकता है। करीब 44% की बढ़त हम फैक्टर इन करके चल रहे हैं, और करीब 12,950 करोड़ की आय कंपनी दर्ज कर सकती है। इनफैक्ट कामकाजी मुनाफा भी देखें तो वहां पर भी 47% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और कंपनी की मार्जिन भी लगभग स्टेबल रह सकती है। इनफैक्ट आधे % की ग्रोथ हम यहाँ पर भी जो है अनुमान करके चल रहे हैं 14% पर। कंपनी का मुनाफा देखेंगे तो रिपोर्टेड बेसिस पर करीब 3255 करोड़ का घाटा था पिछले साल, जिसमें एक एक्सेप्शनल लॉस था करीब 3600 करोड़ रुपए का, और एडजस्टेड बेसिस पे देखेंगे तो 323 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 1000 करोड़ का आंकड़ा जो है कंपनी मुनाफे के तौर पर छूती हुई नजर आ सकती है। खासकर देखना होगा कि कंपनी की जो CV सेगमेंट है वहां पर आगे के लिए मांग का क्या आउटलुक है, और जो ट्रैक्टर सेगमेंट है उस पर क्या जो डिमांड अभी तक बनी हुई थी आगे के लिए भी ये बनी रहेगी या नहीं। इन सब चीज़ों पर मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आती हुई दिखेगी, ये हमें काफ़ी ज़्यादा हमारे जो एस्टिमेट्स हैं उसको आगे इवैल्यूएट करने में हेल्प करेगा। ओके, तो M&M इस पर डालनी है आपको नजर। देखते हैं किस तरह का एक्शन आएगा नतीजों के दम पर। चलिए, आखिरी 10 मिनट बाकी है इस महीने की एक्सपायरी के लिए, तो जल्दी से चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, हल्की सुस्ती है डाउ फ्यूचर्स में सर, मामूली गिरावट है 30 पॉइंट्स की। नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ी कमजोरी दिखा रहे हैं, 0.5% नीचे। यूरोप में मिला जुला कारोबार है, जर्मनी में गिरावट है, फ्रांस में तेजी है, और यूके एकदम सपाट है। बताएं सर क्या करें? दीप, देखना ये कि क्या कुछ होता है आज का रोल ओवर का आंकड़ा और किस तरह के डेटा बनते हैं, लेकिन उससे पहले बेहद मजबूती के साथ बाजार बंद होते दिख रहे हैं, और इस बात की पूरी संभावना है कि फिर कल हम लाइफ टाइम हाई बना लें। क्लोजिंग बेसिस पर तो आज बना ही रहे हैं, निफ्टी पर 15,314 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी, तो तकनीकी तौर पर तो बाजार बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आपको सिर्फ अपने रिस्क कम करनी है, 15,200 का एक पुट इंश्योरेंस के तौर पर आप लेकर कल जा सकते हैं, वो कर लें। तेजी की पोजीशन को बरकरार रखें। फ्रेश खरीदारी करनी है तो भी आप ऑप्शंस के जरिए खरीदें, चाहे तो आप बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन खरीद लिए, चाहे निफ्टी के कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। बाजार पूरी संभावना है कि कल लाइफ टाइम हाई की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखे, और नहीं भी तो अगर गैप से नीचे खुल भी जाए गलती से, तो आपको मौका खरीदारी का बनता हुआ दिखेगा। क्योंकि आज एक्सपायरी के पहले की शॉर्ट कवरिंग और जो कुछ भी एक्शन होना था हो गया। हो सकता है कल आपको एक चांस बाजार नीचे की तरफ खुलकर मौका दे, वो भी लेना है। अभी भी तेजी की पोजीशन बरकरार रखें। एग्रेसिव ट्रेडर है, नीचे में ऐड कर सकते हैं तो लेकर भी जाए। पूरी तरह से तेजी की पोजीशन में बने रहें, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। न सिर्फ निफ्टी बल्कि बैंक निफ्टी ने भी आज बढ़िया संकेत दिया है। लंबे समय बाद बैंक निफ्टी 35,000
35,000 के पास जो आकर बार बार अटक रहा था और उसके नीचे ही बंद हो रहा था। 34,952 का बेस्ट क्लोजिंग मिला था हमें इन दिनों का। आज उसके ऊपर निकलकर क्लोज दे रहा है, 35,200 के ऊपर बंद हो गया तो कहना ही क्या, क्योंकि अब तक जो इस रनअप में 35,216 का हाई बैंक निफ्टी ने बनाया, लगभग बैंक निफ्टी वहीं पर पहुंच चुका। तो मेरे लिए निफ्टी तो रिकॉर्ड हाई बन रहा है, ऐतिहासिक दिन है ही, लेकिन उससे ज्यादा मेरे लिए ये जरूरी है कि बैंक निफ्टी अच्छी मजबूती दिखाए और बैंक निफ्टी भी बढ़िया क्लोजिंग देने को तैयार है। तो दोनों ही तरफ एक्शन भरपूर है, ये आपके लिए और ये आपके लिए एक्शन है। तो इस लिहाज से तेजी की पोजीशन में बने रहना चाहिए। दीप बिल्कुल सर, तेजी की पोजीशन में बने रहना चाहिए और नए हाई की भी तैयारी है। बैंक निफ्टी पर देखिए क्या जबरदस्त एक्शन आ रहा है जस्ट बिफोर क्लोजिंग। आइए फिर कुछ कॉल्स ले लेते हैं क्लोजिंग से पहले। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। जो स्टॉक मैं दे रहा था वो तो भाग गया है, तो मैं थोड़ी देर में और दूसरा स्टॉक ढूंढता हूं और फिर आता हूं आपके पास। चलिए कोई बात नहीं सुमित जी, अभी भी 5-6 मिनट बाकी हैं, तब तक चलते हैं जय के पास उनके जैकपॉट कॉल के लिए। बताएं जय। कोटक बैंक का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है आज बैंक निफ्टी को एक अच्छा एक जंप दिखाने में। तो कोटक बैंक का 1800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 56 रुपए के आसपास मिल रहा है, इसको खरीदना है। 41 का स्टॉप लॉस रहेगा। 70 एंड 84 ये दो टारगेट्स रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से कोटक बैंक में एक बेस ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये स्टॉक को लेकर जाएगा ऊपर में। अगर हम कंजर्वेटिवली भी देखें ना दीप, तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 1850 1870 तक के लेवल्स हमें दिखा सकता है यहाँ से। तो अगर आप देखें तो लगभग 80 रुपए तक की मूव हमें ऊपर में देखने मिल सकती है कोटक बैंक में, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प बैंक निफ्टी टू इंच हायर। सो इसका 56 पर कॉल ऑप्शन खरीद कर चले 1800 के स्ट्राइक का। बिल्कुल 1800 का कॉल खरीदना है कोटक बैंक का, यहां पर आपको अच्छा कंट्रीब्यूशन आते हुए दिख रहा है। दो और कॉल्स तैयार हैं वागले साहब और श्रीकांत जी की तरफ से। पहले बिगुल वागले साहब के लिए बीटी वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, पीएनबी जो हमने दिया था अभी हाईएस्ट पॉइंट पे लगभग 8-8.5% ऊपर है, उसको कैरी करे, बिल्कुल पैटर्न क्लियर है। अभी एक फ्रेश मेरे रडार पर आया है, वो है एक्सिस बैंक, जिसको बीटीएसटी में रिकमेंड करना चाहता हूँ। 753 के करंट भाव से बाय करके चले। 5 रुपए की सिर्फ रिस्क ले, 747 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है 762 to 765 के लेवल्स कल के मॉर्निंग सेशन में मिलने चाहिए। ओके, तो एक्सिस बैंक पर भी करनी है खरीदारी। एक एक करके बैंक्स में बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। एसबीआई, कोटक, एक्सिस और पीएनबी, जो वागले साहब ने पहले सजेस्ट भी किया था। देखते हैं श्रीकांत जी को क्या पसंद आ रहा है, उनके लिए बिगुल बीटीएसटी। बताएं श्रीकांत जी। या सीमेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सीमेंस जो अभी चल रहा है 2050-55 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके ओवरऑल चार्ट को देखते हो तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा था और उसके बाद इसमें से बाहर निकला है। तो जो स्टॉप लॉस है वो काफी नजदीक का है। 2030 का स्टॉप लॉस रखें और 2050-55 के रेंज में से बाय करें। वापस एक बार ये स्टॉक 2100-2120 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 2030 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करके चले। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंस पर खरीदारी की राय। डेज हाई पर ये काउंटर भी आते हुए दिख रहा है 2.5% ऊपर। सुमित जी ने कुछ नया आइडेंटिफाई कर लिया है। बिगुल सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, बीटीएसटी के तौर पे ले सकते हैं। 1-2 दिन के अंदर इसके अंदर मोमेंटम मिलना चाहिए। स्टॉक का नाम है एससीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एससीआई के अंदर क्या हो रहा है चार्ट्स पे, पिछले 5 दिनों के हायर लेवल्स पे ये आ चुका है। 116 रुपए 20 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद आज एक मूव दिखा रहा है। वॉल्यूम्स के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है।
तो मेरे को ऐसा लगता है कि एससीआई के अंदर यहाँ से इमीडिएटली ऊपर में 122 रुपया और 125 रुपया ये लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन के अंदर। तो खरीदारी करें, 112 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 122 से लेके 125 तक के टारगेट एससीआई में देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन SCI नॉट SBI, जिस पे ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारी कॉल्स आ चुकी हैं, 122 125 के टारगेट्स के लिए यहां पर भी खरीदारी करें। PSU स्टॉक्स फिर से फोकस में आते हुए दिख रहे हैं और ऑफ कोर्स डाइवेस्टमेंट थीम भी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन अच्छी तेजी इस समय डेज हाई पर आते हुए दिख रहा है। तो आइए फिर आखिरी 2 मिनट इस मई सीरीज के, और जबरदस्त एक्शन रहा है पिछले 2 हफ्ते में बाजार का, और आज भी थोड़ी सुस्त शुरुआत के बाद एंड में अच्छी तेजी के साथ बाजार क्लोज हो रहे हैं। 500 पॉइंट से ज्यादा का उछाल बैंक निफ्टी पर आते हुए दिख रहा है। 80 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी भी क्लोजिंग में जाते हुए दिख रहा है इस समय। कहां से आया है सपोर्ट? बैंक्स यहां पर एंड में आई है अच्छी रिकवरी पर। आज पूरे सीमेंट पैक पर रखिए नजर, सीमेंट में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। श्री सीमेंट, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, इन सभी काउंटर्स में आपने खरीदारी देखी है। अक्रॉस द बोर्ड मिड कैप सीमेंट में तो बढ़िया तेजी का रुझान बना ही है। बजाज ऑटो ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। हीरो मोटोकॉप पे आपने खरीदारी देखी है। सुबह से आईटी स्टॉक्स थोड़े एक्टिव रखे हैं। इन्फोसिस, टीसीएस दोनों में आपने देखी है खरीदारी। बट ऑफ कोर्स एंड में आए हैं बैंक्स, जहां पर जबरदस्त तेजी का मोमेंटम बना है। SBI, एक्सिस बैंक, यहां पर अच्छी खरीदारी आपको होती हुई दिखी है। कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक से भी थोड़ा आते हुए दिखा है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक भी एक्टिव होते हुए दिखा, और कोटक बैंक पर अभी आपके लिए कॉल भी आई है श्रीकांत जी की तरफ से। पावर ग्रिड थोड़ी खरीदारी, कल टॉप लूजर था निफ्टी का। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, यहां पर भी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम। टाटा मोटर्स पॉजिटिविटी दिखा रहा था सुबह, और रिलायंस इंडस्ट्री हल्की खरीदारी यहां पर भी। 2 दिनों से थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है। HDFC लिमिटेड 2.5% नीचे बंद होते हुए दिख रहा है। बजाज फाइनेंस कल की तेजी के बाद आज आपको हल्की कमजोरी। मारुति सुजुकी यहां से कोई पार्टिसिपेशन नहीं, और BPCL दमदार शुरुआत के बाद, जैसा सुबह हम बात कर रहे थे सर के साथ, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी दिखी यहां पर, और एंड में एकदम फ्लैट क्लोज जहां तक BPCL का सवाल है। PNB आज का स्टार वायदा कारोबार से आज ही बैन लिस्ट से बाहर आया था। 7% ऊपर ये काउंटर बंद हो रहा है। पीरामल एंटरप्राइजेस में अच्छी खरीदारी, और एंड में देखिए 1800 के पार ये काउंटर जाते हुए दिखा है। 6% की तेजी। बैंक ऑफ बड़ौदा बढ़िया खरीदारी यहां पर भी, और कैनरा बैंक बैन लिस्ट में था, 3% ऊपर बंद हो रहा है। ऑफकोर्स कल बैन लिस्ट में नहीं रहेगा, तो उससे पहले यहां पर भी एक्शन। मेटल्स में निचले स्तरों से रिबाउंड, सेल और नैल्को सबसे आगे ये काउंटर्स आपको आते हुए दिखे। इसके अलावा मैरिको में खरीदारी, L&T इन्फोटेक से अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। एम्फोसिस एक और मिड कैप IT काउंटर जो एक्टिव रहा। कोफोर्ज और माइंडट्री पर भी थोड़ा एक्शन आपने देखा। PVR अनलॉक थीम में ये आगे रहा। PI इंडस्ट्रीज, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और RBL बैंक, यहां पर भी आपने अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी। कैश स्टॉक्स में देखें तो ढेरों स्टॉक्स थे जो आज आपको एक्टिव होते हुए दिखे। MTNL जिसके बारे में सब बात कर रहे थे, सर्किट भी उस काउंटर पर आते हुए दिखा, नजर रखिए उस काउंटर पर। अल्काइल अमाइंस नतीजों के बाद 8% का उछाल यहां पर। सोनाटा सॉफ्टवेयर सुबह से एक्टिव था। रैडिको खेतान अभी एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा, 8% ऊपर ये काउंटर भी नजर रखनी है उस पर कल के ट्रेड के लिए। वी-गार्ड, CCL प्रोडक्ट्स, रिलैक्सो यहां पर भी बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी। तो अनिल जी, काफी इवेंटफुल रही मई सीरीज, स्पेशली जो लास्ट 2 हफ्तों का एक्शन है। और फाइनली देखिए सर, नए रिकॉर्ड क्लोज पर निफ्टी 15,370 पर, नए रिकॉर्ड हाई से भी ज्यादा दूर नहीं, और 35,137 के लेवल पर निफ्टी बैंक। बिल्कुल क्या गजब भागा है, और आखिरी मिनटों में पूरी दिन भर की कसर पूरी कर दी। और एक्सपायरी, जो मंथली एक्सपायरी के दिन का एक्शन आप देखना चाहते हैं दीप, वो दिखाए। निफ्टी का दिन का चार्ट लेकर आई है। पूरे दिन भर मजबूती के साथ 15,300 के आसपास, उसके ऊपर कारोबार करने के बाद 15,350 तक पहुंचा। उसके आसपास पूरा वक्त बिताया, और उसके बाद 2 बजे के बाद जो तेज सप्लाई आई, एक बार 15,300 के लेवल को तोड़ा, नीचे भी गया, और उस वक्त सारी जो कमजोर लॉन्ग्स वो खाली हुई, और उसके बाद जो वापस रफ्तार पकड़ी 15,370, ये है आपके लिए लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग। अब तक की निफ्टी की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग आपके सामने एडजस्ट होने के बाद 15,337 आई है, यानी कि 35 पॉइंट नीचे जहां आप प्रोविजनल बंद हुए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरी मिनटों में किस तरह की तेज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। तो अब इतिहास में एक आंकड़ा दर्ज हो चुका है, 15,337, ये है लाइफ टाइम हाई आपके लिए निफ्टी पर। इस पर आपको करना है फोकस। 15,337 लाइफ टाइम हाई, 15 फरवरी के बाद का अब तक का सबसे बेहतरीन लेवल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर 15,337। बैंक निफ्टी भी बड़े समय बाद
35,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। 35,200 का जो हमारा आज का फाइनल टारगेट था, एग्रेसिव ट्रेडर्स 34,400 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदिए, वहां तक पहुंचता हुआ दिखा है। 35,220 का हाई बनाया है इंट्राडे में। तो बेहतरीन तेजी बैंक निफ्टी में भी होती हुई दिख रही है और सेंसेक्स 51,115 पर यहां बंद होता हुआ नजर आ रहा है। तो शानदार खरीदारी और बेहतरीन एक्सपायरी आज के लिए आपको देखने को मिल रही है। ये आपका जबरदस्त एक्शन दीप आज का नजर आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं आगे और बाजार बंद होने के बाद का जो पूरा का पूरा एक्शन है वो भी आपके सामने लेकर आते हैं। पहला एक्शन तो यही है और वो एक्शन बताऊं उससे पहले एक चीज बता दें, कल दोपहर 3:30 बजे आपके लिए होगा विशेष आयोजन और ये विशेष आयोजन होगा मस्ती की पाठशाला को लेकर। अनलॉक थीम पर हमारी मस्ती की पाठशाला है कि पिछले साल सवा साल से आप लॉकडाउन को झेलने के बाद एक ऐसा कौन सा काम है जो आप जरूर करना चाहेंगे। तो हमारे सारे एक्सपर्ट्स कल आपको बताएंगे अनलॉक में करने वाला काम जो उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो खुलने के बाद करेंगे। आइए उसके बाद जो ढेर सारा एक्शन है आज का वो मैं आपके सामने रख दूं। और शाम 4:30 बजे का एक्शन बात दुनिया की, गुरुवार को ये विशेष शो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ढेर सारा एक्शन, ढेर सारी खबरें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की नहीं, माफ कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आपको सुनने देखने को मिलेगी, जो कभी आपने ना देखी है ना सुनी है। उसकी एक झलक पहले हम आपको बता दें। आइए देख लीजिए पहले एक झलक। किस हस्ती ने ट्रंप को बताया पागल और भ्रष्ट? क्या वाकई चीन में ही जन्मा है कोरोना वायरस? स्मार्टफोन से कंट्रोल होगा इंसानी दिमाग? जिंदा मधुमक्खियों के संग एंजेलिना जोली का अजीबोगरीब फोटोशूट। देखिए बात दुनिया की, गुरुवार शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ये है आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग शो जो मिस मत कीजिएगा। बेहतरीन शो, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो मिस नहीं करनी है और वो है शाम का 5 बजे का शो। लेकिन उससे पहले दीप कुछ कहना चाहते थे। एक बार मैं पहले दीप के पास पहुंचता हूं। दीप, आप कुछ जोड़ना चाहते थे कॉल्स को लेकर? अनिल जी, एक क्लोजिंग में गलती से मैंने कोटक बैंक की कॉल श्रीकांत जी को एट्रीब्यूट कर दी थी। वो जय ठक्कर की कॉल थी और ऑफ कोर्स क्योंकि सेम ऑर्गेनाइजेशन से, सेम ग्रुप से हैं श्रीकांत जी, तो उनको कंप्लायंस इशू नहीं हो जाए, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा था। कोटक की कॉल जय ठक्कर की तरफ से थी, श्रीकांत जी ने सीमेंट्स पर कॉल दी थी। एक क्लैरिफिकेशन मेरी तरफ से सर। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। हाँ, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे सारे एक्सपर्ट्स एक दूसरे के साथ बड़ा दोस्ताना व्यवहार रख लेते, लेकिन हाँ ये जरूर है क्योंकि चूंकि कोटक से इनके ग्रुप का है तो ये ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। आइए इस बीच एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता है। बंसल जी जरा ध्यान से सुनिएगा, जैन साहब आप भी। अभी तक तो आपने ब्लैक फंगस सुना होगा नाम, बराबर है? मतलब अब जो फंगस के अलग अलग कलर आ रहे हैं, आप सोचिए। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें हमें खुश होना चाहिए, मतलब इसमें कुछ ह्यूमर है या फिर इतनी दिक्कत वाली बात है तो बात दिक्कत वाली। अलग अलग कलर के फंगस हैं, ब्लैक के बाद अब वाइट फंगस, येलो फंगस, ग्रीन फंगस, मतलब गजब है भाई। मतलब ये क्या क्या देखने सुनने को मिल रहा है, ये सोचा नहीं हमने। तो अब जिस तरह से ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है, अलग अलग तरह के अलग अलग कलर के फंगस आ रहे हैं। कुल मिलाकर पूरे देश में 12,000 के आसपास के नए मामले ऐसे आ गए हैं और दुनिया का पहला येलो फंगस वाला मामला भी हिंदुस्तान में आया है। एक पेशेंट ऐसा था जिसके वाइट फंगस का मामला आया और उसमें इतना वो फंगस बढ़ा कि आंतों में छेद हो गया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि ये इस तरह के कलरफुल फंगस ये हमारे यहाँ क्यों इतने तेजी से फैल रहे हैं, कितने खतरनाक है, इलाज क्या है, और बड़ी बात है कि ये इस तरह के कलर वाले फंगस और कितने झेलने हैं, इसी पर हम आज खास चर्चा करेंगे। फंगस कितने फंगस, ये है आज का विशेष शो 4:30 बजे का। एम्स के ईएनटी के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर कपिल सिक्का साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अंशुमान कुमार साहब होंगे जो इस पर अपनी राय हमें देंगे। जरूर देखिएगा इस तरह के अलग अलग फंगल इन्फेक्शन जो हो रहे हैं इनसे बचने के उपाय। बंसल जी, आपने भी सुना है क्या ये ऐसे अलग अलग कई तरह के फंगस अब आने लगे? देखिए अनिल जी, ये सब अभी सुना है अनिल जी, पहले नहीं सुना है। ये जो ब्लैक, पिंक, येलो, अनिल जी अभी सुना है।
और सुन के अनिल जी डर लगता है क्योंकि काफी खराब वातावरण है, बट सुना अनिल जी पहली बार ही है ये। बिल्कुल, तो ये बड़ा डराने वाला वातावरण है और इसको सावधानी के साथ रहें आप और समझिए क्या है किस तरह से। एक बार समझ लेंगे तो डर वैसे कम हो जाएगा, ये बात जरूरी है। आइए, रात 8 बजे का शो इंडिया 360 डिग्री, इसमें आज की हमारी जो सबसे बड़ी खबर है, वैक्सीन का मिक्सचर कितनी दिक्कत है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में वैक्सीनेशन के दौरान बड़ी लापरवाही है। 20 लोगों को पहली डोज तो लगी कोविशील्ड की और दूसरी लगा दी कोवैक्सीन की। अब ये बड़ा सवाल है कि अगर एक ही व्यक्ति पे 2 अलग अलग वैक्सीन लग गई तो उसके नुकसान क्या क्या है, इसका आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस करेंगे। वैक्सीन का मिक्सचर, जैन साहब की तरह जयपुर की नमकीन खाएं मिक्सचर वाली, वो तो ठीक है, लेकिन वैक्सीन का मिक्सचर चलेगा नहीं, और अगर हो गया तो इसका क्या असर होगा ये जरूर देखिएगा। और दूसरी स्टोरी भी, कवर स्टोरी जो हमारी है वो वैक्सीनेशन को लेकर ही है। वैक्सीनेशन को लेकर आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। वैक्सीनेशन मिथ्स एंड फैक्ट्स, क्या सही है क्या गलत है, क्या अफवाहें चल रही है, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे मैसेज चलते हैं वैक्सीनेशन को लेकर, इसमें क्या सही है क्या गलत है, ये हम आज शाम आपको बताएंगे इंडिया 360 डिग्री में, ये जरूर देखिएगा। तो ये है आपके लिए वैक्सीन के डोजेस को लेकर पूरा का पूरा एक्शन इन्फॉर्मेशन। जैन साहब, दोनों डोज लग चुके हैं आपके या एक ही लगाया अभी तक? अनिल जी कंप्लायंस के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाद में जो एक्सटेंशन हुआ तो मतलब वेट कर रहे हैं। अनिल जी, आपने लगवा लिया या आप भी सेकंड वाले के लिए वेट कर रहे हैं? मैं भी दूसरे वाले डोज के लिए इंतजार कर रहा हूँ। 84 दिन का समय बता दिया गया है, तो ठीक है, आराम से लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसा भारत सरकार चाहे वैसा करेंगे। तो और इसी बहाने तब तक बहुत सारे लोगों को फर्स्ट डोज लगाने के लिए एक्स्ट्रा डोज मिल जाएंगे, तो हड़बड़ी नहीं, जल्दी नहीं, जैसे नियम है उनका पालन करते हुए। तो अभी वक्त है, नहीं तो शायद अच्छा हुआ टाइमली आ गया, नहीं तो मैं जाके लगवा ही लेता था। 2-4 दिन लेट आते तो मेरा नंबर आ ही चुका था, लेकिन अब ठीक है, इंतजार करेंगे। जो लोग दोनों डोज लगा चुके हैं वो भी अच्छा है, और जो नहीं लगा चुके हैं तो अपना समय आने पर, वक्त आने पर जरूर लगवाएं। ये आपके लिए वैक्सीनेशन को लेकर ढेर सारी स्टोरीज आने की तैयारी में। चलिए, कल आप सबसे मुलाकात होगी और कल तो मस्ती की पाठशाला भी होगी, उसकी भी तैयारी कर लीजिए। अपने विचारों को दौड़ाइए, भगाइए, सोचिए ऐसे क्या काम है, हो सकता है बहुत सारे निकल जाएं ऐसे काम जो आपको करने थे ना कर पाए। तो अनलॉक थीम पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, जैन साहब, सुमित जी, जय ठक्कर साहब और श्रीकांत जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए।